audible? Please confirm. Yes, ma'am, Yes, yes, audible. ma'am. Good You are afternoon, ma'am. audible. Good afternoon, ma'am. Confirmation. We are doing paper 1 knowledge and curriculum. Paper 1 we are doing knowledge and curriculum. Class. देखो अगर कोई क्लास मिस हो जाती है वीडियो है फिर भी कोई दिक्कत आती है यहाँ पे आ जाइए क्लास के एंड में 5-10 मिनट पूछ लो कोई दिक्कत नहीं है ना क्लास के एंड में आप पूछ सकते हैं 5-10 मिनट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है 10 मिनट पहले हम क्लास खत्म कर देंगे पूछ लो अपने डाउट्स पूछ लो वो तो शॉर्ट शॉर्ट हाफ हाफ मार्क्स है फोर्थ ए फोर्थ बी फिफ्थ बी तो नंबर भी तो आधा ही होता है नंबर ही तो आधा होता है एक जो आपका 80 नंबर का होता है तो उसी को जो दो पार्ट में डिवाइड कर दे 40 नंबर वो चार होते हैं ना तो लॉन्ग उसके दो होते हैं आधे उसका आधा समझ लो मतलब हो जाएगा 40 नंबर भी तो कम है नंबर भी तो कम है ना हो जाएगा इसमें कोई कुरुक्षेत्र का है ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनीबॉडी फ्रॉम केयूके ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनीबॉडी फ्रॉम कुरुक्षेत्र ऑनलाइन स्टूडेंट्स anybody from Kurukshetra University I guess nobody is in here, ma'am. okay if nobody is here from Kurukshetra University we can start with chapter 2 unit 2 क्योंकि अगर कुरुक्षेत्र वाले तो हम फिलॉसफी में जाते हैं क्योंकि उनका वो पोर्शन है ठीक है तो कंबाइंड वाले हम पहले पढ़ रहे थे अगर कोई नहीं है देन वी कैन स्टार्ट विद चैप्टर 2 यूनिट 2 ओके Ma'am, what we are hello, यस ma'am, what we are doing today, like what chapter? यूनिट 2 पेपर 1 यूनिट 2 वी आर डूइंग Okay, okay. Thank you, ma'am. वी आर डूइंग यूनिट 2 unit 2 okay in unit 2 first topic is we have to differentiate हमें क्या करना है डिफरेंस लिखना है ठीक है डिफरेंस बताना है ठीक है अंतर बताना है डिफरेंस लिखना है पहला है आपका लोकल एंड यूनिवर्सल देखो इंग्लिश बुक में यूनिवर्सिटी दे रखा है उसको आप यूनिवर्सल करो यूनिवर्सिटी आप किसी का अगर नहीं है तो लोकल एंड यूनिवर्सल हिंदी में क्या बोलते हैं स्थानीय ज्ञान और विश्व ज्ञान हिंदी में स्थानीय ज्ञान और विश्वव्यापी ज्ञान लोकल एंड यूनिवर्सल local and universal first topic is difference between local and universal लोकल नॉलेज किसको बोलेंगे जो आपके अपने सराउंडिंग के बारे में जो नॉलेज है ठीक है लोकल नॉलेज पर्टिकुलर किसी एरिया के बारे में है ना लोकल ठीक है पर्टिकुलर अपनी सराउंडिंग के बारे में आप जहाँ रहते हो उसके आसपास आप जहाँ वर्क एनवायरनमेंट जहाँ पे काम करते रहते हो उसके आसपास का क्या है ठीक है वो सारी नॉलेज को हम बोलेंगे लोकल नॉलेज ठीक है लोकल नॉलेज और यूनिवर्सल नॉलेज होता है वो बहुत ब्रॉड लेवल पे है ठीक है यूनिवर्सल नॉलेज जो चीजें ठीक है आपके आसपास नहीं आपने देखी नहीं फिर भी बुक्स में आपने उसके बारे में पढ़ के जाना है कहीं वीडियो में देखा है ठीक है कहीं कुछ देखा है सुना है कोई मैगजीन में पढ़ा है उसकी नॉलेज होना उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल नॉलेज ठीक है यूनिवर्सल जो लार्ज स्केल पे ब्रॉड स्केल पे जो है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल नॉलेज और लोकल नॉलेज वो होता है जो अपने आसपास सराउंडिंग के बारे में जितनी आपको नॉलेज है आप अपने कॉलेज में क्लास लेने जा रहे हो पढ़ने जा रहे हो उसके आसपास टीचर कौन क्या पढ़ाता है क्या चीज है ठीक है उसके बारे में अपने घर के बारे में लोकल जहां आप इंटरेक्ट कर रहे हो जिस एरिया में आप रह रहे हो इन सब चीजों के बारे में जो नॉलेज है उसको हम बोलेंगे लोकल नॉलेज है स्थानीय ठीक है स्थानीय नॉलेज या अपने कस्टम परंपरा आपकी फैमिली में जो रिचुअल चल रहे हैं उसके बारे में नॉलेज तो ये सब लोकल हो गया और यूनिवर्सल जो फेस्टिवल वाला हमारी कंट्री में नहीं सेलिब्रेट होता किसी और में होता है उसकी कुछ उसमें कैसे सेलिब्रेट किया जाता है क्या होता है आपने किसी बुक में पढ़ा है ठीक है
डिस्कवरी चैनल पे किसी वीडियो में देखा है, कहीं भी देखा है, ठीक है। तो यूनिवर्सल नॉलेज है, ये विश्वव्यापी है, बाहर की चीजों को आप जान रहे हो तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल नॉलेज, ठीक है। जो लोकल नॉलेज होता है वो होता कैसा है, वो कॉमन नॉलेज होता है जो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लोग आपस में शेयर करते हैं, ठीक है। कोई भी कम्युनिटी है, हिंदी हिंदू है, क्रिश्चियन है, कुछ भी है, ठीक है। अब हम क्रिश्चियन में इतना मतलब पता है, क्रिसमस में हम क्या करते हैं, बहुत होता है, हम अपना अपना सेलिब्रेशन का एक तरीका हम सेलिब्रेट करते हैं, हैप्पीनेस से चलो सेलिब्रेट करते हैं, ये समझ के कर रहे हैं। तो सैंटा क्लॉज वाला एक हमें पता होता है, एक हम ट्री भी लगाते हैं, लेकिन और भी कुछ होता है जो बेसिक उस कम्युनिटी में जो लोग हैं उनको एग्जैक्टली पता है कि क्या होता है, ठीक है। तो लोकल नॉलेज वो होती है जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो पर्टिकुलर टाइप की नॉलेज शेयर करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं। एलएलबी, बीएड कब, लोकल नॉलेज और होता है जब हम लोग गांव में एक लोग रहते हैं, देखो गांव में एक लोग रहते हैं, ठीक, गांव में रहते हैं, उस गांव के लोग पर्टिकुलर कुछ कर रहे हैं, मान लो वो सेरिकल्चर कर रहे हैं, सेरिकल्चर पता है ना आपको, सिल्क वॉर्म पालना, उससे सिल्क का थ्रेड निकालना, तो वो उस गांव में हर एक घर में मान लो लोग ये चीज कर रहे हैं, तो वहां के लोग जितने आसानी से इजीली ये नॉलेज शेयर करते हैं आपस में, ठीक है, कि अच्छा तुम्हारा ऐसे हुआ या मैंने ऐसे किया, मुझे नहीं आ रहा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कर रही हूँ, तो वो नॉलेज जितना कॉमन है उस लोकल एरिया में, उस विलेज में, क्योंकि हर जगह इतना कॉमन है, जिसने कभी सेरिकल्चर नहीं किया है, जिसको आइडिया नहीं है, हमने बुक में पढ़ा है कैसे कैसे होता है, उसको गर्म पानी में डालते हैं, वहां से थ्रेड निकालते हैं, पर हमने देखा नहीं है। तो जितना स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड नॉलेज उन लोगों के पास है, उतना हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो लोकल नॉलेज होता है पर्टिकुलर एक कम्युनिटी, एक विलेज या आपके आसपास जिस एरिया में जो भी नॉलेज आप शेयर कर रहे हो उसको हम लोकल नॉलेज बोलते हैं। तो डिफरेंस है। और मैंने कुछ दिन बताया था आपको पॉइंट वाइज और वैसे लिखने की कोशिश करो टेबल बना के, वो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूनिवर्सल नॉलेज, ठीक है। यूनिवर्सल नॉलेज मैंने आपको बताया जो अपने लोकल के सराउंडिंग के बाहर जो पूरे वर्ल्ड वाइड नॉलेज की बात करते हैं उसको हम यूनिवर्सल नॉलेज बोलते हैं। उसके बाद आते हैं सेकंड, कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट। मैं तुम्हें बोल ही रही हूँ, फिर सुनाई नहीं देगा, मैं कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट। फर्स्ट ईयर में आपने कॉन्क्रीट और एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, किसी को याद हो तो हिंदी में क्या बोलेंगे, कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट सेकंड पर, मूर्त और अमूर्त, ठीक है, मूर्त और अमूर्त बोलते हैं कॉन्क्रीट और एब्सोल्यूट। क्या दिखाओ हिंदी की बुक, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल है, आउट ऑफ स्कूल है, ये तो है ही नहीं, हिंदी वाले में सिलेबस में है पर हाँ इंग्लिश वाले में नहीं लिखा, आपको निकाल के लिखना पड़ेगा थोड़ा। हाँ ये भी नहीं है, पर सिलेबस में तो है हमारे में। ये रहा ना सिलेबस में हमारा सेकंड पॉइंट है ना, सिलेबस देख के पढ़े तो ये तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं बता देती हूँ आपको, इसके नोट्स देखते हैं, कहीं से ले लेना है, ऐसे ले लेना, कहीं से भी ले लेना चाहिए तो। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका, लिसन कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट है। मूर्त और अमूर्त बोलते हैं हिंदी में, बच्चों देखिए आप वर्ड लिख के रख लीजिए, ठीक है, नेट से ढूंढना पड़ेगा, इंग्लिश में भी नहीं है, हिंदी में भी नहीं है, पर आपका सिलेबस में है तो पढ़ना तो है, ठीक है। तो आप हिंदी वाले बच्चे इसकी टर्मिनोलॉजी लिख लीजिए, मूर्त और अमूर्त, ठीक है, मूर्त और अमूर्त बोलते हैं, कॉन्क्रीट और एब्सोल्यूट को मूर्त और अमूर्त बोलते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, बचपन में हमने पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, जब छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं हम
ठीक है, तो ऐसी चीजें पढ़ाई जाती है जो हम सेंसेस से परसीव कर सके। जो हम पढ़ाते हैं, अगर हम स्क्वायर पढ़ा रहे हैं, सर्कल पढ़ा रहे हैं, स्फीयर बता रहे हैं, कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं, एप्पल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो एप्पल की पिक्चर भी दिखाते हैं, बच्चे को एप्पल लाइव भी दिखाते हैं। तो कॉन्क्रीट नॉलेज का मतलब होता है जो नॉलेज हम अपने सेंसेस से परसीव करते हैं। ठीक है, समझाने के बाद भी आपको सेंसेस से परसीव करवाया जाता है। अगर हॉट एंड कोल्ड पढ़ा रहे, बता रहे टीचर टेम्परेचर, हाथ डाल रहा है, हल्का सा गर्म पानी है, हल्का ठंडा पानी है, ठीक है, तो बच्चा सेंसेस अपने स्किन से फील कर रहा है कि ठंडा कैसा होता है, गर्म कैसा होता है। तो इस नॉलेज को क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट नॉलेज बोलते हैं। ठीक है, जहां हम अपने सेंसेस से परसीव कर रहे हैं अपने जो नॉलेज, उसको बोलते हैं कॉन्क्रीट नॉलेज। और एब्सोल्यूट नॉलेज वो होता है जो हम जब बड़े बच्चे, हाँ, जो हम अपने सेंसेस से, कोई बच्चा आराम से पानी पी लो, थोड़ा रिलैक्स। ठीक है, और एब्सोल्यूट नॉलेज वो होता है जैसे हम बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको पढ़ाया जा रहा है पर आप लाइव जाके नहीं देख सकते, बुक में पढ़ सकते हो उसके बारे में, लाइव जाके आप नहीं बता सकते। जैसे मैं आपको पिछली साल भी एग्जांपल जैसे बरमूडा ट्रायंगल हम पढ़ते हैं कि नीचे इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, उसके ऊपर से एरोप्लेन जाती है, कुछ भी जाता है, वो उसको खींच लेता है। अपनी तरफ शिप जाती है, पैसिफिक ओशन में है बरमूडा ट्रायंगल, वो उसको नीचे की तरफ खींच लेता है। लेकिन वहां पे जाके देखना तो पॉसिबल नहीं है, और सच में तो कोई ट्रायंगल बना नहीं है। एक स्पेसिफिक एरिया हमने कैलकुलेट किया है, साइंटिस्ट ने बताया है कि इस रीजन से लेके इस रीजन से लेके ऐसा एक प्लेस है जिसके ऊपर से जाओ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग है कि वो उसको खींच लेता है, अपनी तरफ शिप हो, एरोप्लेन हो, इतना ज्यादा स्ट्रांग है। तो उसको हम इमेजिनरी लाइन से जोड़ते हैं तो एक बरमूडा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की शेप लेती है जिसको साइंटिस्ट ने नाम दे दिया है बरमूडा ट्रायंगल। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट कैसा कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है। वो लाइन भी कोई सच में कोई ट्रायंगल नहीं बना, वो इमेजिनरी लाइन है। तो आपको पढ़ के ना इमेजिन करनी पड़ेगी कुछ चीजें, वो हम सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। आपको अपनी सबमरीन में बिठा के और इतना आसानी के पैसिफिक ओशन में ले जाए और नीचे आपको ऐसे लाइन थोड़ी बनी हुई है, आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसी नॉलेज होती है जो आप सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। ठीक है, और पर आपको जानना है, ये फैक्ट है, वो सच बात भी है, पर हम सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। हम गैलेक्सी के बारे में पढ़ रहे हैं, मिल्की वे गैलेक्सी हमारी स्पाइरल शेप की होती है, पॉसिबल है क्या आज मैं रॉकेट उठा के बच्चों को ले जाके दिखा के ले आऊं कि स्पाइरल शेप होती है, पॉसिबल नहीं, तो सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, फिर भी वो नॉलेज है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, सेंसेस से हम चाहे परसीव ना कर सके, लेकिन डायग्राम्स है, वीडियोस है, ठीक है, एक प्रेजेंटेशन है चार्ट की फॉर्म में, मॉडल्स की फॉर्म में, जो हमें एक इमेजिन करवाती है कि एक्चुअली ये चीज कैसी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी नॉलेज को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट नॉलेज। ठीक है, मूर्त अमूर्त बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलेंगे आपको कॉन्क्रीट और एब्सोल्यूट। आया डिफरेंस समझ में। ठीक है, कॉन्क्रीट नॉलेज वो होगी जो सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, एब्सोल्यूट नॉलेज वो होगी जो सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। ठीक है, जो आपको इमेजिन करनी पड़ेगी समझने के बाद। ठीक है, उसका थर्ड क्या है, थर्ड है थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। मैम एक्सक्यूज मी, यस, मैम एक बार एब्सोल्यूट नॉलेज प्लीज आप बता दीजिए दोबारा। एब्सोल्यूट नॉलेज वो नॉलेज होती है ना जो हम सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जी। तो उसको ले जाकर आपको दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर सच में ऐसा कोई ट्रायंगल है ही नहीं। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें समझने के बाद अपने इमेजिनरी एक सिचुएशन मतलब हमें सोचनी पड़ती है कि अच्छा ऐसा हो सकता है, अपने लॉजिक से, रीजनिंग से हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, वो चीज हमारे ओके मैम, सेंसेस में विजिबल नहीं है, हम सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक, थैंक यू मैम। ओके, थर्ड वन इज थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। Ma'am, can you repeat again? यस, Ma'am, can you repeat again? द थर्ड पॉइंट यू आर आस्किंग, Yes, ma'am. Yes, ma'am. थर्ड पॉइंट इज थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल हिंदी में क्या है वर्ड्स, व्यवहारिक ज्ञान। ये शॉर्ट्स में आते हैं, शॉर्ट में आते हैं, किसी के शॉर्ट नोट्स जो 4 मार्क्स का आता है उसमें आता है। ठीक है, 4 मार्क्स के जो शॉर्ट नोट्स आते हैं उसमें आता है ये। ठीक है, व्यवहारिक और सैद्धांतिक, सिद्धांतिक ज्ञान। ठीक है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। आपको नाम पढ़ते एक चीज पता चल गई, थ्योरी, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना कि बीएड में क्या थ्योरी पढ़ा है, नॉलेज का टाइप हुआ ना क्या, नंबर हाँ नॉलेज का टाइप ही आप कह सकते हो, बिल्कुल
ठीक है। लेकिन टाइप्स में हम टाइप्स में भी बोलते हैं इसको, और फैसेट्स ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं, सोर्सेज में हम गिन सकते हैं मेनली इसको, ठीक है, सोर्सेज में, ठीक है, सोर्सेज में गिन सकते हैं। और इसके बीच रिलेशनशिप क्या है वो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, या डिफरेंस क्या है हम वो देख रहे हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नाम से आपको पता चला। प्रैक्टिकल जो पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, जैसे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी आप पढ़ते हो आप जाके लैब में करके देख सकते हो, ठीक है। कोई भी एक एग्जांपल ले लो, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस चला जाता है, वो तो बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट है। आप पेंसिल लगाओ, 2 ग्रेफाइट लगाओ, बैटरी से कनेक्ट कर दो, अभी आपको पानी में बबल्स देखने को मिल जाएंगे। तो जो आप पढ़ रहे हो आप करके भी देख रहे हो, व्यवहारिक ज्ञान या प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है। आपको प्रूफ करके दिखाया जा रहा है कि जो पढ़ रहे हो बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। थ्योरेटिकल चीजें होती हैं, इंग्लिश है, ठीक है, हिंदी है, लिटरेचर में है, कुछ चीजें हम पढ़ रहे हैं, एसएसटी में कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल चीजें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज, जो हम करके देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज में जैसे कोई चीज होती है उसका हम पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट करते हैं, फिर प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे गाड़ी चलानी है तो गाड़ी के पार्ट्स में इसका ये, कोई भी चलाना सीखेगा, भाई सिखा रहा हो, कोई ड्राइविंग स्कूल का कोई भी सब तुमको सिखाएगा, फैमिली मेंबर सिखाएगा, पहले ये तो पार्ट्स के बारे में बताएगा, इसका नाम ये है, इसका काम ये है, फिर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देगा कि गाड़ी को कैसे चलाना है, ठीक है। वो होती है थ्योरेटिकल और आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज। उसके बाद आएंगे कॉन्टेक्चुअल एंड टेक्चुअल। कॉन्टेक्चुअल एंड टेक्चुअल नंबर 4 यहाँ दिखेगा मेरा आपका, कॉन्टेक्चुअल एंड टेक्चुअल। नंबर 4 कॉन्टेक्चुअल, हिंदी में क्या है? कॉन्टेक्चुअल तो उसको प्रसंग, किस प्रसंग में बात बोली गई है वो है, प्रासंगिक होगा, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल प्रासंगिक होगा और टेक्चुअल शाब्दिक होगा, शब्दों से, टेक्स्ट से, ठीक है। और आपको नहीं पता हिंदी में होगा, आई थिंक प्रासंगिक, और दूसरा आएगी शाब्दिक होगा। हिंदी वाले बच्चों, ठीक है, ये वर्ड्स है, प्रासंगिक होना चाहिए कॉन्टेक्चुअल का वर्ड, और टेक्चुअल का शाब्दिक, जो टेक्स्ट रीड करके आपको जो नॉलेज मिल रही है। ये भी नहीं दे रखा, ये रहा ना कॉन्टेक्चुअल, इंग्लिश वाले में तो दे रखा है बालाजी 59 पेज नंबर। मिला हिंदी में नहीं है आपका, स्कूल और आउटडोर स्कूल है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल है, और लोकल सिलेबस खत्म कर दिया है। 4 अभी और भी है, शायद एक और भी है, स्कूल आउटडोर स्कूल भी है। कोई नहीं, देखती हूँ, मेरे पास कहीं होगा तो मैं तुम्हें भेज दूंगी, है ना, भेज दूंगी मैं इसको, भेज देंगे, हम ट्राई करेंगे, इसको भेज देंगे। इंग्लिश में भी जाए तो हिंदी वाले ट्राई करना, उसको ट्रांसलेट कर लो। स्कूल आउट ऑफ स्कूल भी है, स्कूल वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये कॉन्टेक्चुअल टेक्चुअल है, ये हिंदी में नहीं है। नहीं, इसलिए टर्मिनोलॉजी आप लिख लीजिए, प्रासंगिक और शाब्दिक। लिसन, उधर से बीच में शोर आ रहा है, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल एंड टेक्चुअल, प्रासंगिक एंड शाब्दिक, ठीक है।
कॉन्टेक्चुअल नॉलेज कैसी होती है कि जैसे कोई कोई चीज है ना वो किसी कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल होती है, कहीं नहीं होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल नॉलेज। कॉन्टेक्चुअल नॉलेज जैसे कोई मतलब लॉ है या प्रिंसिपल है या फॉर्मूला ही है, वो हर चीज में तो एप्लीकेबल नहीं है ना, पर्टिकुलर उसके लिए कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, A इज इक्वल टू B होगा तभी ये एप्लीकेबल है, वैसे पढ़ते हैं ना, ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। P बाई Q के लिए ये एप्लीकेबल तभी है जब P और Q किसी में से एक भी जीरो ना हो, जैसे पढ़ते हो ना मैथ्स में, तो मतलब क्या है, ये फॉर्मूला है, ये एप्लीकेशन है, वो हर कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है, देखना पड़ेगा आपको किस कॉन्टेक्स्ट में वो एप्लीकेबल रहेगा। तो ऐसी नॉलेज भी होती है जो क्या है, यूनिवर्सल नहीं हो तो कैसी भी सिचुएशन में फिट आ ही जाएगा, नहीं, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज होती है, वो कॉन्टेक्स्ट वाइज वेरी करती है आपकी, बिल्कुल, ठीक है। ठंडे पानी में नहीं रिएक्शन करेगा, पानी गर्म करोगे तो रिएक्शन करेगा, और कुछ में तो स्टीम में से रिएक्शन करते हैं, उनको स्पा सर्विसेज चाहिए होती है, ठीक है, तो सबका अपना अपना होता है। तो कॉन्टेक्चुअल नॉलेज होती है किस कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल है आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हर जगह एक ही रूल लेके आप नहीं चल सकते, कि हम अपनी ह्यूमन फिलॉसफी में भी देख सकते हैं, ठीक है, हमें कितना भी गुस्सा आया रहेगा, फैमिली मेंबर से जैसे हैं वैसे ही हम रहते हैं, गुस्सा है तो गुस्से में बात नहीं किया चल जाएगा, लेकिन ऑफिस में बॉस है कितना गुस्सा भी आता है तो बहुत कंट्रोल करके बात करना पड़ता है, तो ये कॉन्टेक्चुअल हो गया ना, किस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या बोलना है, किस कॉन्टेक्स्ट में आपको कैसे बिहेवियर करना है, ये डिटरमाइन कर रहे हैं कुछ फैक्टर्स, ठीक है। हर जगह एक ही चीज एप्लीकेबल नहीं होती, तो कॉन्टेक्चुअल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, किस कॉन्टेक्स्ट में आपको कैसे आंसर करना है, जो आंसर आप अपने फ्रेंड को कर रहे हो वो आंसर आप अपने बॉस को नहीं कर सकते, चाहे मन में वही आ रहा हो पर आप बोल नहीं सकते हो, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज, ठीक है, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज। तो कॉन्टेक्स्ट वाइज कैसे चीजें चेंज करनी है, फ्लेक्सिबल कैसे रहना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम कॉन्टेक्चुअल नॉलेज बोलते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे आंसर करना है, कैसे बिहेव करना है, ठीक है, ये और ये जानना कि हर चीज जो है वो ठीक है, सच झूठ तो फिर बात की बात है, लेकिन हर कॉन्टेक्स्ट में हर चीज एप्लीकेबल नहीं होती, आपको सर्कमस्टेंसेस देखने पड़ेंगे, आपको फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप बोल पाओगे कि एप्लीकेबल है या नहीं है। टेक्सचुअल नॉलेज पे आते हैं शाब्दिक ज्ञान, जो नॉलेज आपको बुक से मिलती है, शब्दों से मिलती है, रीड करके मिलती है, उसको हम बोलते हैं शाब्दिक ज्ञान, ठीक है, या टेक्सचुअल नॉलेज हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्टेक्चुअल है टेक्सचुअल, इसमें ऑथर जो लिखता है और रीडर जो पढ़ता है, तो ऑथर जो बताना चाह रहा है टेक्स्ट के थ्रू, वो रीडर पढ़ता है और समझता है, उस नॉलेज को गेन करता है। ठीक है, जैसे कॉन्टेक्चुअल में ये बोल रहे हैं कि बहुत सारी बिलीफ होती है, तो साइंस किसी को प्रूव करके सच बना देता है और किसी को डिस्कार्ड कर देता है कि नहीं आप बिलीफ मान्यता तो है पर ये साइंटिफिकली सही नहीं है, और कुछ चीजें होती है साइंटिफिकली भी सही निकल के आ जाती है। हमारे इंडियन माइथोलॉजी में पहले के जो पूर्वज है, बहुत सारी चीजें जो हम फॉलो कर रहे हैं वो अब निकल के आई कि नहीं साइंटिफिकली भी सही कह रहे हैं, पहले के लोग भी कुछ गलत नहीं कर रहे, कुछ होती है जो बिल्कुल निकल के आ जाती है नहीं ये तो पूरा टोटल सुपरस्टिशन है, इसमें कोई सच नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो कॉन्टेक्चुअल, ठीक है, साइंस की भी बात कर रहे हैं, मैथ्स के रूल्स की बात कर रहे हैं, तो हर कॉन्टेक्स्ट में हर चीज एप्लीकेबल नहीं होती है, तो ये होता है कॉन्टेक्चुअल नॉलेज। और मेरे पास अगर डिफरेंशिएशन की टेबल या मुझे ठीक है होगी तो मैं आपको सेंड करवा दूंगी, ठीक है, बालाजी में नहीं कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगी, मेरे पास तो आजकल में ही मैं सेंड करवा दूं, ठीक है, आजकल भी करवा दूंगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल, नंबर 5 देखिए स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल, ठीक है, स्कूल और स्कूल से बाहर का ज्ञान। तो स्कूल में क्या होता है, लिमिटेड ज्ञान दिया जा रहा है आपको, है ना, लिमिटेड है, बुक से मिल रहा है, आपके फिक्स पीरियड्स लगे हुए हैं, हर चीज की एक लिमिटेशन है, ठीक है, हर चीज डिसाइडेड है, एक पर्टिकुलर एक फॉर्मल एजुकेशन है। स्कूल में जो एजुकेशन मिल रहा है वो आपका फॉर्मल एजुकेशन है, फिक्स है, एक किस जगह आपको जाना है, कितने टाइम का पीरियड होगा, कौन सा टीचर आपको पढ़ाएगा, ये सब कुछ क्या है, फिक्स है, ठीक है, फिक्स एक फॉर्मल टाइप का एजुकेशन है जो स्कूल में हमें मिल रहा है, ठीक है। उसमें लिमिटेड है कि आपको 8th क्लास में साइंस के सब्जेक्ट में इतने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं,
8th क्लास में आपको मैथ्स के सब्जेक्ट में इतना ही टॉपिक पढ़ना है, फिक्स है आपका, ठीक है, ये सब चीजें फिक्स है। एसएसटी में इतना पढ़ना है, इंग्लिश में इतना पढ़ना है, फिक्स है। ग्रामर के इतने टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं। आउट ऑफ स्कूल क्या है, आप बाहर दुनिया में अपने नेबरहुड में ओके बाय, ठीक है। आउट ऑफ स्कूल में जो चीजें आप अपने नेबरहुड से सीख रहे हो, बाहर खेलने गया बच्चा, वहां भी 4 चीजें, अच्छी चीजें भी सीखेगा, अगर गलत सराउंडिंग है गलत चीजें भी सीखेगा। वो 2 बैड वर्ड्स भी सीख के आ सकता है, गली में अगर कोई बोलता है, अड़ोस पड़ोस में कोई चलता फिरता बोल रहा है, और कोई उसके बगल में उसको किसी ने देखा कि कोई मान लो कोल्ड ड्रिंक पी के गया, कप फेंक के गया और वो उठा के डाल, तो भी अच्छी चीज वो सीख रहा है कि मेरे नेबरहुड में वो अंकल ने ना ऐसे उठा के उसको क्लीन कर दिया था। तो आउट ऑफ स्कूल नॉलेज जो बाहर आप अपने दादा दादी से कहानियों में सुन रहे हो, नेबरहुड में जा रहे हो खेलने, वहां पे देख रहे हो, या दादा दादी के साथ मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, जहां भी अपने रिलीजियस प्लेसेस आप जहां भी जा रहे हो, वहां पे अपनी कैसे रिचुअल्स फॉलो करने हैं आगे चल के, ठीक है, ये सब चीजें भी आप सीख रहे हो, सारा आउट ऑफ स्कूल नॉलेज है। वहाँ पे कमेंट आई, मैम तो रिप्लाई नहीं दे रही है। रिप्लाई भी दे रही है, मुझे सुनाई कहाँ दे, किसने कहा कुछ पूछा? वहाँ पे मैसेज इसमें कोई केयूके नहीं है क्या? अभी तक तो नोबडी हैज रेस्पोंडेड कि कोई केयूके का है, ठीक है, मैंने पूछा था, आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड, करके मैसेजेस आ रहे हैं, केयूके का किसी ने नहीं बोला। अगर केयूके का बच्चा होता तो आई विल गो विद आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म, फिलॉसफी स्टार्ट करती, फिर मैं वेस्टर्न फिलॉसफी, ठीक है, केयूके का बच्चा कोई भी नहीं था, दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड यूनिट 2, ठीक है। एंड समबडी हैज सेंड मैसेज कि मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, तो आपने कुछ पूछा ही नहीं है, मुझे आवाज नहीं आ रही है। मैम एक्सक्यूज मी, यस मैम एक बात पूछनी थी, आपने इसमें बताया मैम हमें पॉइंट्स में लिखना रहेगा ये जो डिफरेंस है, तो मैम अप्रोक्स इसमें कितने पॉइंट्स हम डाल सकते हैं, जैसे कोई भी है, जैसे स्कूल आउट ऑफ स्कूल ही है? रहेगा ना तो जी पॉइंट तो लंबी जानी चाहिए, ठीक है, ट्राई करो ओके पॉइंट लिखने का, लेकिन वही है फिर लेंथ बढ़ानी है ना। देखो लिसन, देखो देखो, एक होता है पॉइंट, एक तो हम ऐसे टेबल बनाते हैं, एक ऐसे टेबल बना के डिफरेंशिएट करते हो ना, लेकिन इसमें पॉइंट बहुत कम पड़ जाएंगे 4 मार्क्स के लिए, ठीक है, तो आप क्या करो, जैसे ऐसे लिखो, कॉन्टेक्चुअल लिखो, इसके पॉइंट्स लिखो ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखो, ऐसे आपका ना कंटेंट भी ज्यादा हो जाएगा, वैसे कंटेंट कम हो जाएगा, वैसे डिजिट और मैम एक चीज और पूछनी थी मैम, जैसे पहले हम लिखते थे मैम, जैसे हम पहले उसमें लिखते थे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, वो हमको इनमें भी लिखनी है? नहीं 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 नहीं, वो थ्योरीज है, थ्योरीज में ओके एजुकेशन लिखना है। हाँ, लेकिन वो ये ओके डिफरेंस लिखने से पहले, जी डिफरेंस लिखने से पहले आप इंट्रो लिख जरूर लिखना कि कॉन्टेक्चुअल क्या होता है, टेक्सचुअल क्या हाँ होता है, देन हाँ, यू विल उसके बाद हम ये टेबल स्टार्ट करेंगे मैम, क्या, मतलब पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे मैम, जैसे स्कूल आउट ऑफ स्कूल, उसके बाद हम ये टेबल ड्रॉ करके देन वी हैव टू राइट पॉइंट्स। बिल्कुल बिल्कुल, तभी ये 4 मार्क्स में ही आता है ज्यादातर, ठीक है, 4 मार्क्स में आता है ठीक है, डिफरेंशिएट, तो थैंक यू इंट्रो मैम। थोड़ा पॉइंट बन जाएगा आपका। डिफरेंशिएशन के बाद जैसे अपना अपना पॉइंट नहीं लिखना। इसमें पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिखना, डिफरेंस पूछ रहे हैं तो डिफरेंस ही लिखना, इसमें नहीं लिखना, हर चीज में नहीं लिखना होता है, फिर बोलेंगे ये तो ओवर स्मार्ट ही हो गया फिर, है ना बच्चा, नहीं, जहां लगे डिफरेंस वाला क्वेश्चन बिल्कुल, आप इंट्रो दो कि स्कूल की नॉलेज कैसे लो, फॉर्मल टाइप की एजुकेशन होती है, ऐसा होता है, ऐसे लिखो, फिर लिखो आउट ऑफ स्कूल में किस टाइप का नॉलेज चल रहा है, इनफॉर्मल चल रहा है, अनौपचारिक चल रहा है, वो थोड़ा थोड़ा आप लिखो, फिर डिफरेंशिएशन में चले जाओ, 4 मार्क्स बन जाता है आराम से। लॉन्ग क्वेश्चन उसमें अपना पॉइंट। हाँ बिल्कुल, और वो भी जैसा क्वेश्चन लगेगा उस हिसाब से, ठीक है, जहां लगेगा कि हमें अपनी ओपिनियन देने की नीड है ना, वहीं पे देंगे, सारे टूल्स में नहीं, ठीक है, समझ में आ गया? स्कूल क्लास डोंट टॉक। आउट ऑफ स्कूल नॉलेज में कैसी शिक्षा चल रही है, अनौपचारिक शिक्षा चल रही है, हिंदी में क्या टर्म यूज करेंगे, अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है, जिसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, फिक्स नहीं है, इतने बजे मंदिर जाएगा बच्चा दादी के साथ, ठीक है, या चर्च जाएगा या मस्जिद जाएगा, ये तो फिक्स नहीं, शाम को जाते हैं, शाम को जाएंगे, सुबह को जब उनको टाइम मिल रहा है, जब घर पे पूजा पाठ हो रही है, हवन हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो बच्चा देख रहा है, सीख रहा है, ठीक है, और बाकी चीजें अपने नेबरहुड में खेलने जा रहे हैं, वहां पे कैसे लोग हैं, वो सारा डिपेंड करेगा कि बच्चे को कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, ठीक है, फ्लाइट से जा रहा है, तो जो बच्चों में स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाला छोटा बच्चा है, वो खुद जा रहा है, वो खुद ट्रैवल कर रहा है, खुद इमेजिन कर पा रहा है डिफरेंस को, ठीक है, कि बाई कार हम कहीं जाते हैं तो मुझे 1 आवर लग जाता है या 2 आवर्स में हम विद इन दिल्ली ही ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन 2 आवर्स में हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए,
है ना। तो वो जो भी बच्चा पढ़े, तो ये आउट ऑफ स्कूल सारा नॉलेज है। बच्चा ट्रेवल कर रहा है, घूमने जा रहा है, पार्टी में जा रहा है, मैनर सीख रहा है, रेस्टोरेंट में जा रहा है, टेबल मैनर्स है, खाने पीने के हैं, ठीक है, कैसे नाइफ और फॉर्क यूज करते हैं, ये भी तो एक टाइप का नॉलेज ही है। ये सारा क्या है, आउट ऑफ स्कूल नॉलेज है, ठीक है। आजकल तो स्कूलों में भी, मेरे बेटे को भी एक दिन मंगाया था नाइफ फॉर्क और वो नैपकिन टेबल मैनर्स के, खाना भी माई बना के दी, खाना तो ज्यादा तुम लोग ठीक है, पार्टी वाला खाना भी हम ही बनाए थे, नाइफ फॉर्क भी हमें दिए थे, फिर वो सिखा रहे थे कि कैसे करना है, ठीक है। तो ये आउट ऑफ स्कूल सारा नॉलेज कैसा है, आउट ऑफ स्कूल, जो आपके पर्सनालिटी एनहांसमेंट के लिए जरूरी होता है, ठीक है। समझ में आ गया सबको, स्कूल की नॉलेज और आउट ऑफ स्कूल नॉलेज। नाउ आई एम आस्किंग अगेन, एनीबॉडी फ्रॉम कुरुक्षेत्र, ऑनलाइन स्टूडेंट, एनीबॉडी फ्रॉम कुरुक्षेत्र, इज देयर एनीबॉडी? Nobody, I guess nobody has answered. Ma'am, there is a girl from KUK. She is asking repeatedly कि ये वाला जो यूनिट है वो उनके सिलेबस में है या नहीं। नहीं नहीं, ये नहीं है आपका ना, ये आइडियल फिलॉसफी है, फिर सीधा ही आप हो अभी KUK वाला बच्चा। नहीं, अगर कोई है तो कोई बात नहीं, हमने टॉपिक वाइज ही तो पढ़ा है, यूनिट हम छोड़ देंगे क्योंकि किसी का लॉस नहीं जाना चाहिए। अगर कुरुक्षेत्र का बच्चा है तो हम पहले फिलॉसफी पढ़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आई एम आस्किंग, तो आपको भी पढ़ना है, उनको भी पढ़ना है, कोई ज्वाइन कर रहा है और उसका लॉस नहीं जाना चाहिए, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू रिपीटेडली। If nobody is there ना, then we can continue with our unit 2, ठीक है। चलिए कल्चर एंड नॉलेज पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स अब आएंगे लगे। ये कल्चर एंड नॉलेज का क्वेश्चन है, ये आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। कल्चर एंड नॉलेज, देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक्स है, लिसन, ठीक है। रोल ऑफ कल्चर इन नोइंग, जो हमारी संस्कृति है उसका क्या रोल है, हम जो नॉलेज गेन कर रहे हैं ना उसमें हमारी संस्कृति का क्या रोल है, ठीक है। फिर वेज ऑफ नॉलेज रेंडर्ड इनटू एक्शन, जो नॉलेज हम अपनी संस्कृति से ले रहे हैं उसको हम एक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे चेंज होती है वो हमारी नॉलेज एक्शन में कैसे चेंज होती है, तो संस्कृति से, हमारी अपने कल्चर से हमें जो मिल रहा है। इमर्जिंग प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नॉलेज, ठीक है, और नॉलेज से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, क्या है इमर्जिंग प्रॉब्लम्स, ये हमें देखना है कल्चर एंड नॉलेज में। संस्कृति और ज्ञान, संस्कृति और ज्ञान, परफॉर्मेंस होना चाहिए। अब कल्चर होता क्या है, कल्चर किसी भी ग्रुप ऑफ लोगों का जो एक्वायर्ड ट्रेट होता है। एक्वायर्ड ट्रेट मतलब दादा परदादा, ठीक है, वो लोग जो चीजें करते थे, जैसे खाते पीते थे, रीति रिवाज समझ लो, फोर फादर से हमारे जो पास ऑन होता आया है, और हम जो चीजें अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, हमारी संस्कृति है, परंपरा है, कल्चर है, ठीक है, कल्चर है। एक्वायर्ड ट्रेट होता है, ठीक है, और क्या होता है, डिस्टिंक्ट एंटिटी होती है, अलग अलग सोसाइटीज अलग अलग बिलीफ को पोजेस करती है, सबका अलग अलग अपना मानना होता है, अपना अपना कल्चर होता है, अलग अलग। ट्रांसमिशन है, अभी हमने बोला जो हमने अपने दादा दादी को करते देखा, मम्मी पापा को, वो हम कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को चाहते हैं कुछ अच्छी चीजें सीखे जो हमारे कल्चर में है, ठीक है। यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या है, क्यों ट्रांसफर होना चाहिए, कल्चर को प्रमोट करने की यूटिलिटी है, ठीक है, प्लस उसकी जो गुड थिंग्स है वो एक्वायर करने की यूटिलिटी है, ठीक है। डायनेमिज्म, कल्चर डायनेमिक होता है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, देखा आपने, ठीक है, पहले गर्ल चाइल्ड को अर्ली मैरिज था, चाइल्ड मैरिज था, ये सब था, ठीक है, सती प्रथा थी, बहुत कुछ था, सब कल्चर धीरे धीरे चेंज आ गया। हमारे फूड कल्चर में चेंज है, ड्रेसिंग सेंस में चेंज है, सब कुछ हम अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो कल्चर डायनेमिक होता है, जो एकदम स्टैटिक स्टार्टिंग में था वहां से लेके आप अभी तक देखिए बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। अब तो वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस है, वैसे भी बहुत रैपिड चेंज है, और वैसे भी देखिए मिड टर्म में भी देखिए, जब हमारे फादर मदर का टाइम था तब भी देखिए तो भी चेंज है, दादा दादी के टाइम से मम्मी पापा के टाइम में चेंज है, उस टाइम से अभी हमारे टाइम में चेंज है, हमसे तो और भी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। हमारा मेरा बच्चा जब बड़ा होगा
तो बहुत चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कल्चर हमेशा डायनेमिक है, चेंज हो रहा है, स्टैटिक नहीं होता कभी, ये टाइम का इन्फ्लुएंस रहता है। पिछले 10 साल में कितने चेंज है? बहुत चेंज है। वो हम 90s के बच्चे हैं, तो हमने तो पता नहीं क्या क्या लैंड फोन से लेके मोबाइल से लेके सब कुछ ही देख लिया लैंडलाइन से, तो ऐसा है। ठीक है, और कल्चर को अगर हम डिफरेंशिएट भी करना चाहे, देखिए अगर हम कल्चर को ओवरऑल एक डिफरेंशिएशन देखें तो कितने टाइप के कल्चर होते हैं, तो इसमें भी 3 टाइप्स ऑफ कल्चर हम कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल कल्चर आपकी अपनी कैसी है, आप ब्रीडिंग, आप इंसान कैसे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, एक वो हो जाता है। दूसरा कम्युनल, आपकी कम्युनिटी, किस कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हो उसका कल्चर कैसा है। एक नेशनल कल्चर, हम जिस कंट्री में रहते हैं वहां की परंपरा और सोच कैसी है, ऐसा। ठीक है, इंडिया की अपना कुछ पर्टिकुलर कल्चर है, बड़ों को रेस्पेक्ट करना, या हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, या सेकुलर है। ठीक है, ये हमारा नेशनल कल्चर है। तो इस तरीके से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना है ना, जो हमारे माइथोलॉजी से रिलेटेड है। ज्यादातर कहानियां साउथ में सेलिब्रेट होती है, चाहे नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो हमारे रामायण महाभारत को फॉलो करती हुई है। असम में है, माजुली है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। ठीक है, वहां पे रास होती है, रास पूर्णिमा होती है, कार्तिक पूर्णिमा जब होती है ना, कार्तिक और सर्दियों में जब होती है तब रास लीला होती है। वो सारी कृष्ण की कहानी है, और वो आसामीज लैंग्वेज में होती है, पर होती कृष्ण की कहानी है, वो चाहे असम में हो रही हो चाहे साउथ में हो रही हो। ठीक है, तो वो कहीं भी रही हो, मेनली हमारे पूरे इंडियन नेशनल कल्चर देखो तो कहीं ना कहीं वो कहानियां जो है हमारी जो इंडियन 2 बड़ी माइथोलॉजीज हैं, ठीक है, जो हमारे एपिक्स हैं दोनों, रामायण महाभारत, वहां से रिलेटेड स्टोरीज है। वो चाहे कोई अपने लैंग्वेज में बोल रहा हो, चाहे किसी साउथ की लैंग्वेज में बोल रहा हो, पर स्टोरी जो है लाइन अप होती है, वहीं से लाइन अप है सारी। ठीक है, अब ये जो हम कह रहे हैं कि कल्चर एंड नॉलेज में क्या रोल है, एजुकेशन और कल्चर आपस में कैसे रिलेटेड है, तो हम कह सकते हैं कल्चर एंड नॉलेज जो है वो सेम, the two sides of the same coin हम कह सकते हैं, the two sides of the same coin। एक ही सिक्के के 2 पहलू बोलते हैं ना, the two sides of the same coin। कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, we will give points to justify the statement। अब तो मेरे क्वेश्चन कैसे देते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, कल्चर एंड नॉलेज या कल्चर एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल रीजन। ठीक है, ऐसे भी दे सकते हो क्वेश्चन, तो कोई बड़ी बात नहीं, घुमा के रखे उससे चीज वही रहेगी। तो इसमें क्या है, जैसा नॉलेज होता है ना लोगों की, इंडिविजुअल लोगों की जैसी नॉलेज होगी ना, वैसा ही कल्चर होता है उस सोसाइटी में, ले लो। ठीक है, वैसा ही कल्चर रहेगा। कहने का मतलब है अगर आप एजुकेटेड हो, नॉलेजेबल हो, पढ़े लिखे हो, ठीक है, वैल्यूज है आपके अंदर, तो कल्चर कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, वेल कल्चर्ड रहेगा, वैल्यूड रहेगा। वो जो और जो लोअर ग्रेड है, जो झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं, जो अनएजुकेटेड है, जिनको हाइजीन का नहीं पता, ठीक है, उसका नहीं पता, ठीक है, ऐसे लोग हैं। तो जैसी नॉलेज है वैसा कल्चर है, फिर वो कैसे रहते हैं और बाकी लोग कैसे रहते हैं, फर्क है ना उस चीज में। तो नॉलेज और कल्चर, कैसे आप रहते हो और कैसी आपकी नॉलेज है, वो दोनों चीजें एक ही चीज पे डिपेंड करती है। नॉलेज जैसा होगा वैसी कल्चर होगी, और दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसा कल्चर होगा वैसी नॉलेज होती है। जैसे पाकिस्तान का जो कल्चर है वो ज्यादा रिलीजियस कल्चर है, तो वहाँ की नॉलेज में ज्यादा वो ये सब प्रेफर करते हैं, सिखाना, रिलीजियस चीजें सिखाना ज्यादा करते हैं, प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो जैसा कल्चर है वैसी नॉलेज है। हमारे इंडिया में कैसा है, हमारा इंडिया कैसा है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है, हमें जॉब की ज्यादा नीड है। ठीक है, और हम इतना ऑर्थोडॉक्स भी नहीं है ज्यादा, हम ठीक है अपने रिलीजन को करते हैं, पर सेकुलर कंट्री है हमारी, तो हम ज्यादा रिलीजियस में नहीं जाते। हमारा जैसा कल्चर है वैसी नॉलेज है, मतलब हम वोकेशनल कोर्सेज पे बहुत फोकस कर रहे हैं, हम एजुकेशन सिस्टम पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई है, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भी कोशिश करती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसा कल्चर है वैसा एजुकेशन है। हम अपनी कंट्री को आगे ले जाने के लिए ना प्रोग्रेसिव सोच वाले हैं, हम प्रोग्रेसिव सोच वाले हैं, तो हम नॉलेज भी वैसे ही रखते हैं और चाहते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम भी वैसे ही डेवलप हो। ठीक है ना, तो ये चीज, जो ज्यादा रिलीजियस है, पाकिस्तान वाला एग्जांपल ले लो, वो ज्यादा रिलीजियस एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन की डेवलपमेंट या प्रोग्रेसिव सोच को लेके। तो यही है आपका, जैसा कल्चर होगा वैसी नॉलेज होगी, जैसी नॉलेज होगी वैसा ही कल्चर होता है। 2 एग्जांपल मैंने थी, बाकी में हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो अलग हो गया, जैसा देश वैसा भेष, वो तो सिचुएशन वाइज ढलना मतलब हो गया, मुहावरे का मतलब। एडेप्टेशन टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, नॉलेज और कल्चर दोनों क्या करते हैं, आपको नेचुरल एनवायरनमेंट में एडप्ट होने में हेल्प करते हैं। ठीक है,
अडेप्ट होने में हेल्प करते हैं। अडेप्टेशन टू द सोशल एनवायरनमेंट, सोसाइटी में जो कल्चर चल रहा है, ठीक है, उसमें आपकी नॉलेज क्या करती है, हेल्प करती है। मान लो आपकी सोसाइटी में तो आप बचपन से जो चीजें देखते हो, आप जानते हो, उसमें इंटरेस्ट लेते हो, ठीक है, तो सोसाइटी में आप घुले मिले मेंबर लगोगे। आप जाके वहां पे जब आपको कुछ पता ही नहीं होता, आप बहुत ऑड फील करते हो, तो तुम्हें कुछ पता है, तुम दूर से ही झलकोगे कि ये यहाँ का नहीं है। जैसे हम लोग हैदराबाद में थे कुछ टाइम के लिए, तो वहाँ पे एक पूजा होती है, पता नहीं किस चीज की पूजा थी, घर शायद नया लिया था, उसकी पूजा थी। अब वो अपार्टमेंट होता है ना, तो नेबर ही थे मेरे, जस्ट नेबर, तो उन्होंने बोल दिया आ जाओ। अब मुझे पता ही नहीं, वो तेलुगु में कर रहे थे कुछ कुछ पूजा पाठ और बाकी, और वो बहुत रिचुअल से करते हैं पूजा पाठ, बहुत रिचुअल से। वो बैठने के लिए भी ना, हम लोग जैसे मैट पे बैठ गए पूजा के लिए, बैठते हैं ना, पंडित जी बैठते हैं और मैट पर तो कुछ आसन होना चाहिए बैठने के लिए हमारे उसमें। उनका तो प्रॉपर वुडन एक छोटी सी वो टेबल सी होती है, एकदम बिल्कुल फ्लैट होती है, उस पे बैठ के ही सारी पूजा होगी, पूरे मतलब रिचुअल्स पूरे फॉलो करते हैं। हाँ, नहीं वो तो कर रहे हैं, ये तो नहीं, साउथ इंडिया जो है ना वो बहुत अच्छे से ही करते हैं, पूरा मानते हैं वो हर चीज को, तो बहुत अच्छे। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, सब अपने आप में लगे, तो कोई देख के बता देगा कि मैं उस कम्युनिटी की नहीं हूँ, मतलब मुझे नहीं पता उनका क्या रिचुअल्स चल रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं समझ में आ रहा था मुझे, लेकिन अच्छा था उनका जो भी था, बहुत अच्छे से कर रहे थे। वो चीज मैं कह रही हूँ कि आपको सोशल जो एनवायरनमेंट है उसमें एडजस्ट करने में हेल्प करेगा आपका कल्चर की नॉलेज। क्या बचपन से आपने देखा है तो आपको पता होगा। मैं कह रही हूँ कि मुझे देख के कोई भी बता सकता था कि इसको नहीं पता, मतलब इसको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, तो वो चीज हो जाती है। उसके बाद आते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। बिल्कुल आपके कल्चर का, आपकी नॉलेज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। और एक चीज है, जो कोई भी किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी कल्चर का हो, ठीक है, हर कम्युनिटी में, हर कल्चर में तो कुछ ना कुछ ऐसी सुपरस्टिशंस वाली चीजें पहले से चली आ रही है। मैं कह रही उनको ओमिट कर दीजिए, उनको हटा दीजिए, बाकी गुड चीजें भी होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई कल्चर इतना मतलब खराब होता है कि उसमें अच्छा कुछ होता ही नहीं है। डिपेंड आप पे करता है कि आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो, और गलत चीजों पे फोकस करोगे तो गलत ही उसमें जाओगे। कोई भी कम्युनिटी है, ठीक है, अच्छी चीजें भी होती है, अच्छी चीजों को अपना लो, गलत चीजें छोड़ दो, ठीक है, और अपने रूट्स में बिलीव रखना चाहिए इंसान को। हमेशा बोलते हैं ना, अपने रूट्स ही खत्म कर दोगे तो फिर तो आपको कहीं के नहीं रहोगे। जिसका जो भी कल्चर है, जो भी स्टेट का कल्चर है, जो भी कम्युनिटी का कल्चर है, तो आप उसको रखो। उसको ये नहीं कि हाँ बहुत शर्मिंदगी फील कर रहे हैं बताने में या करने में, ये कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप, क्योंकि वो पर्सनालिटी का आपका एक पार्ट होता है, ठीक है, तो उसको छुपा के और वो करके कोई फायदा नहीं। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अकल्चरेशन। अकल्चरेशन क्या होता है? अकल्चरेशन टर्म पढ़ा है, क्या होता है? एनीबॉडी फ्रॉम ऑनलाइन क्लास? अकल्चरेशन होता है, अकल्चरेशन होता है कल्चरेशन ऑफ ग्रुप, एक पर्टिकुलर ग्रुप का, ठीक है, कम्युनिटी का जो होता है उसको बोलते हैं। तो सोशलाइजेशन उसी का रिजल्ट है, जब एक कम्युनिटी की एक थिंकिंग के लोग एक साथ रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, तो वो चीज होती है। सोसाइटी एंड नीड ऑफ स्कूलिंग। नीड फॉर स्कूलिंग, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको क्यों लगता है, ठीक है, कल्चर के प्रिजर्वेशन के लिए स्कूल की नीड है या उसका कोई रोल है, क्या लगता है आपको? स्कूल का कोई रोल है कल्चर के प्रिजर्वेशन में, ट्रांसफर में, ट्रांसमिशन में? घर में लगे फैन ऑन करेंगे, थोड़ा सा हो रहा है ना पूरा बहुत। मैम जैसे डीएवी स्कूल है, डीएवी स्कूल है। हाँ हाँ, वो अपने हवन ववन सब कराते हैं। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, फेस्टिवल का सेलिब्रेशन उस लेवल पे नहीं रहा, जब पहले गांव में पूरी फैमिली मिलके कर, उस लेवल पे नहीं है। तो आजकल जो इंडियन फेस्टिवल जितने भी स्कूलों में भी तो सेलिब्रेट करवाते हैं, रक्षाबंधन से लेके सब कुछ मना रहे हैं, बैसाखी मना रहे हैं, सब मना रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं ना। हाँ वही तो कह रहे हैं, तो बच्चों को बता रहे हैं ना कि इंडियन कल्चर के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में, तो स्कूल का आजकल तो बहुत बड़ा रोल है। हाँ तो नहीं, हल्के भी रखो, आवाज भी वो होती है, हल्के भी। इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी बोल रहे, जैसे जैसे एजुकेटेड होते जा रहे हैं लोग, इम्प्रूवमेंट भी आ रही है। हमने बोला जो सुपरस्टिशन वाली चीजें थी आजकल हमने वो छोड़ दी है, अब वो कोई नहीं मानता, ठीक है, अब वो ऐसी चीजें कुछ नहीं मानता कि ये किस कास्ट का है, पूछ के उसको पानी का ग्लास देंगे, है ना, ये इसका ग्लास अलग रखेंगे, उसका ग्लास अलग रखेंगे, अब ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। हाँ मैम पढ़े पढ़े लिखे, ठीक है। देखो पढ़ा लिखा होने के बाद अगर आपकी थिंकिंग प्रोग्रेसिव नहीं हुई ना, तो यू आर नॉट पढ़ा लिखा, यू आर अ डिग्री होल्डर। मेरे घर में मेरी दादाजी है, अगर कोई ऐसा आ जाए पानी नहीं के मारे
हाँ, ये तो क्लास नहीं तो ठीक है ना, कोई वही बात है ना, वो तो चलो वो तो पुराने जमाने का, अब क्या बदलेंगे, जब जमाने से नहीं बदले, लेकिन हम जो नई जनरेशन है ना, हमें तो पता है ना चीजें कि क्यों बनाया गया था, है ना, सेग्रीगेट करने के लिए लोगों को, ताकि वो अपने मतलब के लिए यूज कर सके। अब आपको सारी चीजों की समझ है, तो आप तो वैसे मत बनो, है ना, आप तो प्रोग्रेसिव बनो, थोड़ा सा वैसे बनो, ये चीज है। स्कूल एज ए कम्युनिटी, स्कूल का क्या रोल है, अब ये देखिए आप स्कूल का क्या रोल है, तो स्कूल एक कम्युनिटी मिनिएचर है, कैसे बताइए, एक्सप्लेन करिए। हर कम्युनिटी के लोग आते हैं, बच्चे आ रहे हैं पढ़ रहे हैं, जिस सोसाइटी में वो स्कूल है, मतलब उत्तम नगर में है, द्वारका में है, कहीं भी है, तो एक जो है वो स्कूल जहाँ उसी लोकेलिटी में होगा, जो बच्चे हैं आसपास के वहीं के बच्चे आ रहे होंगे स्कूल में, आज की वीडियो अलग है। ठीक है। तो एक कम्युनिटी मिनिएचर होता है, अलग अलग कास्ट के, रिलीजन के। दिल्ली में तो दिल्ली के लोग तो किसको बोलेंगे, यहाँ पे ये तो यूपी बिहार के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, सब मिक्स है यहाँ पे, तो सब मिक्स है यहाँ पे, सब मिक्स है यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इस दिल्ली वाले को क्या है, दिल्ली का तो कोई है ही नहीं, सब बाहर के हर स्टेट के लोग यहाँ पे, तो हर स्कूल में जो जा रहा है वो हर स्टेट का बच्चा जा रहा है, ठीक है ना। तो कम्युनिटी मिनिएचर होता है एक स्कूल, क्योंकि वहाँ उसी पेरेंट्स के बच्चे, उसी कम्युनिटी के बच्चे आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं। अब कल्चर का क्या रोल है एजुकेशन पे, ठीक है, तो मैंने बोला जैसा कल्चर वैसा एजुकेशन सिस्टम होता है, ठीक है, तो जैसा कल्चर होगा वैसा करिकुलम होगा। करिकुलम अब एजुकेशन में अलग अलग बात डिस्कस कर लेते हैं, करिकुलम भी वैसा ही होगा, ठीक है, उसकी जो एक्टिविटीज होंगी, प्रोग्राम डिसाइडेड होंगे, वो भी ऐसे होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमारा इंडिया है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे करिकुलम में मोस्टली हम वोकेशनल कोर्सेज को प्रेफरेंस देते हैं, ताकि अर्निंग हो, ठीक है, हमारा जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो अच्छा हो, ठीक है, हर कोई अर्निंग हो, सबको जॉब मिले, जॉब होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, ठीक है, तो हम वैसे करिकुलम पे फोकस करते हैं जो वोकेशनल है, ठीक है, तो उसमें फोकस हम ज्यादा करते हैं। फिर मेथड ऑफ टीचिंग हम कैसा प्रेफर करेंगे, नहीं मतलब वो नहीं, मेथड ऑफ टीचिंग भी शिफ्ट हुई है, पहले टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होता था, अब चाइल्ड सेंटर्ड हो गया है, ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया है, तो हमें उसको मोटिवेट करना है, ठीक है ना, उसकी नीड्स का टेक केयर करना है, उसके बाद उसको पढ़ाना है। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन पहले कैसा था, बहुत पहले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, ठीक है, इन बिटवीन होना चाहिए जहां नीड है, इसलिए तो आजकल के टीचर की जो कैपेबिलिटी है ना, पहले कोई भी जाता था पढ़ा लेता था, क्योंकि बच्चों के अंदर भी एक डर रेस्पेक्ट होता था, अब नहीं है, अब आपको उनसे 200% ज्यादा कैपेबल होना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, हंसी मजाक कर रहे हो बच्चे के साथ, ठीक है, बड़े बच्चों के टीचर बनोगे, टीजीटी बनोगे, आप लोग कहाँ पे स्टॉप होना है वो जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बच्चे आपको बहुत लाइटली लेने लग जाते हैं, बहुत लाइटली, फिर फ्रेंडली होते होते तो फिर अरे कंधे पे ही हाथ ना रख दोगे, अरे सर चलो मैम चलो, ऐसा वाला भी नहीं होना चाहिए, है ना। जहां तक फ्रेंडली है, बच्चे की शेयरिंग है, आपको जाननी है चीजें, बच्चा बता भी रहा है वहां तक तो ठीक है, पर वहां पे कहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है वो जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप बनोगे अल्टीमेटली एडोलेसेंट जो बच्चे हैं, जो ऐसे ही बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, प्रॉब्लम उनकी बहुत सारी है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनके प्रेम प्यार मोहब्बत की आगे कहानी को उसमें सॉल्व करने में निकल जाती है, इसने इसको लेटर दे दिया, उसने इसको इंस्टा पे मैसेज कर दिया, कहानी तो यही सॉल्व करनी पड़ेगी तुम्हें। हाँ, तो ये तो आगे प्रॉब्लम तो ये भी है, तो बच्चे ऐसे स्ट्रेस वाले एज में है, चेंजिंग एज में है, तो टीचर्स को बहुत ज्यादा कैपेबल होना पड़ता है उसको हैंडल करने के लिए, तो लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है वो जानना तो बहुत जरूरी है। बच्चे टीचर की प्रोफाइल वो टीचर ने चीज स्टॉप कर स्कूल में सोच रहे क्या ये ब्लॉगर होता है अब तो पता सब्सक्राइब करवा लो, सीनियर से ज्यादा स्टोरी में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देंगे टीचर को फेसबुक पे, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी थी, आपने एक्सेप्ट नहीं की है। तो बच्चों की तो कभी करना भी मत, वो रोज का डेटा लाके क्लास में बांटेंगे, मैम यहाँ गई है, मैम ये कर रही है, वो कर रही है, मैंने बोला जरूरी काम है, फ्री है। ठीक है। टेक्स्ट बुक्स बताइए, टेक्स्ट बुक्स में क्या चेंजेस आएंगे, ऐसे टेक्स्ट बुक में क्या चेंजेस आएंगे पहले की और अभी की, बताइए। आजकल देखो, आजकल बुक्स में ना
कल्चरल वैल्यूज जो प्रमोट कर रही हैं चीजें, बहुत सारी चेंजेस आई हैं। पहले जो लिसन फीमेल फ्रीडम फाइटर्स थी, ठीक है, या जो फीमेल पहला स्कूल खुला था फीमेल्स के लिए इंडिया में, ठीक है, फुले नाम था ना उनका, ज्योतिबाई फुले, तो उनके बारे में पहले की ज्योतिबा फुले, नो फीमेल स्कूल जो खुला था उनके एस्टैब्लिश जिन्होंने किया था। और दूसरी थी क्या नाम था? हाँ दूसरे दो थे ना, दो एक मेल है वो फीमेल है, वही तो कह रहे हैं, एक तो है ना। तो एक जो मैं कह रही हूँ कि पहले की बुक्स में ना इतना इन लोगों का मेन जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके बारे में बता दिया जाता है, गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, ये सब इतना डिटेल में जाके चीजें। पर आप तुम एसएसटी की बुक उठा के देख लो, एनसीईआरटी की, बहुत सारी चेंजेस है, बहुत सी चीजें जो नहीं होती है। फीमेल फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी डिटेल में बताया जा रहा है कि दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल, है ना। पहले नहीं था, जो मेल थे जिनके बिल्कुल स्पेशल टॉपिक, स्पेशल एक चैप्टर डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए, ठीक है, एक चैप्टर डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए। 9th की इंग्लिश में एक चैप्टर है, वो माउंटेनियर है संतोष यादव, उनके लिए पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है। पहले कम देखा जाता था, पहले जो मेल का कंट्रीब्यूशन है ज्यादा, जो ज्यादा वेल नोन है ना, उनके बारे में बताया जाता था, खत्म हो जाता था। पर अब ऐसा नहीं है। किसी स्टेट की भी टेक्स्ट बुक आप उठा के देख लो, जो लोकल फ्रीडम फाइटर्स भी होते हैं ना, हर स्टेट का अपना भी तो लड़ाई रही है मुगलों से और बाकियों से, तो उनके बारे में नहीं पता होता था। तो ये सब अब कोशिश की जा रही है, ठीक है, कि उसको इंक्लूड किया जाए टेक्स्ट बुक में, तो वो हमें एक चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। फीमेल के प्रति जो आई है ना एक वो, कि नहीं उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, ये सब चीजें भी हमें देखने को मिल रही है। जो मैंने बोला कि उनका नाम अब इंक्लूड किया जा रहा है, डेडिकेटेड चैप्टर है पूरा का पूरा उन फीमेल्स के नाम पर। टीचर में क्या चेंज आया है? टीचर तो बर्बाद ही हो गया है काम करके, एमईपी आ गया, एक्टिविटी और ये, और वो चेंज क्या है कि पहले के टीचर को स्वेटर बुनते बुनते 20 साल में मिल जाती थी, अब के टीचर को नहीं मिलती है ना, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। पढ़ाई तो सेम ही है, पढ़ाई मतलब क्या कहते हैं, जितना बच्चे पहले करते थे वैसे ही करते हैं, मतलब पढ़ते कुछ नहीं है, एक्टिविटी में ज्यादा चले गए हैं। गुरुकुल चाहती हूँ, गुरुकुल तो बहुत अच्छा था, गुरुकुल तो बहुत अच्छा था। गुरुकुल आपको सेल्फ डिपेंडेंट वाला सिखाता था, गुरुकुल आपको अपना काम करना सिखा रहा है, ठीक है, आपकी ड्यूटीज समझा रहा है। गुरुकुल तो बहुत अच्छा था, वो सिस्टम हो तो या तो वैसे ही कर दो, ये बीच बीच में कोई फायदा ही नहीं। फोन नहीं था ना, फोन नहीं था ना, अब तो फोन रहेगा, सब अपने फोन में लगे रहेंगे। नहीं तो वो है ना, एक विवेकानंद का है, आई थिंक आंदमान में है कहीं भी, वो फोन सब है नहीं। हाँ गिने चुने कहीं कहीं, हाँ कहीं कहीं, ठीक है, साउथ में बहुत सारे, साउथ में, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना, लेकिन ठीक है, लिमिट में वो चीज अगर बच्चा सीख जाए ना वो ज्यादा अच्छा है। एडिक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, तो टीचर में भी क्या चेंज आया है? पहले के टीचर को मतलब कितना मोटिवेशन, बच्चा ये सब नहीं था, पढ़ाना था, चले जाना था, अपना काम खत्म था। आजकल तो आपको एक काउंसलर भी हो, आप एक गाइड भी हो, एक फिलोसफर भी हो, आपको हर तरीके से जो बच्चे की नीड्स का टेक केयर करना होता है, ठीक है। तो ये सारा चेंज आया है, तो कल्चर चेंज हुआ है, ठीक है। टीचर का रोल भी साथ के साथ चेंज हो गया, टीचर को फ्रेंडली भी रहना पड़ता है, ठीक है ना। और अच्छे मैनर में तो अच्छे मैनर, फनी मैनर में ऐसे कि फ्रेंडली रहना पड़ेगा, तो तुम्हारी चुगली लगा देंगे जाकर प्रिंसिपल को, आज मैं हमने पढ़ाया तो समझ में नहीं आया, ठीक है, फ्रेंडली रहोगे तो कोई बात नहीं, आज नहीं आया मैम से पूछ लेंगे अगले दिन, मैम कल नहीं आया तो समझा दो, ठीक है ना, है ना, सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। तो एजुकेशन का देखो जरा, अब एजुकेशन, ये तो हमने देखा कल्चर का एजुकेशन पे क्या रोल है, कल्चर जो चेंज हो रहा है धीरे धीरे, उसका एजुकेशन पे क्या रोल है। टीचर का रोल चेंज हो गया, टेक्स्ट बुक में चेंजेस आए, करिकुलम में चेंजेस आया, सब हमने देखा। अब हम देखेंगे कि एजुकेशन जो हुआ उसमें इससे कल्चर कैसे चेंज हुआ, तो कल्चर चेंज आया तो एजुकेशन में क्या चेंज आया, लिसन। अब हम देखेंगे एजुकेशन का कल्चर पे क्या इम्पैक्ट है, देखो जरा। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं वो चाह रहे हैं कि हमारा जो इंडियन कल्चर है वो प्रिजर्व रहे, हम कुछ अच्छी चीजें हैं, वैल्यूज हैं, वो प्रिजर्व रखना चाहते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, नॉलेज है, बुक्स में भी उसके बारे में लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, तो एजुकेशन के कल्चर पे इम्पैक्ट है। स्कूल्स में आजकल मैं बोला सारे जो फेस्टिवल्स है वो सारे सेलिब्रेट करवाए जा रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ कल्चर है, ठीक है, एजुकेशन जैसे जैसे चेंज आ रहा है, एजुकेशन
बढ़ रहा है, लोग ज्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं, तो कल्चर भी एक नया डेवलप हो रहा है, चेंजेस आ रही है। कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर, उस कल्चर को हम कंटिन्यू भी कर रहे हैं जो फोर फादर्स का कल्चर है हमारा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, कल्चर को फॉलो करते करते पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एंड रिमूवल ऑफ कल्चरल लैग। कल्चरल लैग क्या होता है? क्या होता है कल्चरल लैग? कल्चरल लैग होता है, देखो जो पहले हम वैल्यूज और उसकी बात कर रहे थे और आज का जो चेंज आ रहा है, सिस्टम में चेंज आ रहा है, हर चीज को कहीं ना कहीं फील होता है कि हम अपनी वैल्यूज को भूलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, इसको बोलते हैं कल्चरल लैग। वो जो गैप आ रहा है बीच में, गैप आ रहा है, ऐसा लगता है कि पूरी अगर हम पूरा वैल्यूज और वो सिस्टम फॉलो करें तो कहीं ना कहीं हम इस सोसाइटी में फिट नहीं बैठ रहे हैं, ऐसा फील होने लग जाएगा तुमको। जो झूठ नहीं बोल सकता, जो लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, जो तो ऐसे तो हमें लगता है कि अरे हम तो गलत जमाने में जी रहे हैं, मतलब हमारे लिए तो ये सिस्टम ही खराब हो गया, टाइम मशीन लेके बैक जाना पड़ेगा। तो कल्चरल लैग जो आ रहा है ना, इतनी सारी फास्ट चेंजेस आ रही है, ठीक है, और हम उसी उसमें हम अपने वैल्यूज को प्रिजर्व करना चाहते हैं। समय के साथ आपको चेंज भी होना है, नहीं हो गया तो आप पीछे रह जाओगे, दुनिया आगे निकल जाएगी। तो ये जो कल्चरल लैग है ना, इसको फुलफिल करने के लिए एजुकेशन की जरूरत है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। ठीक है, तो कल्चर और एजुकेशन का रिलेशन समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत? संस्कृति और एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा या आप ज्ञान बोल लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसका कैसा इम्पैक्ट है, कल्चर का कैसा इम्पैक्ट है एजुकेशन में, और एजुकेशन या नॉलेज का कैसा इम्पैक्ट रहा कल्चर पे? दोनों चीजें हमने डिस्कस की। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, अब हम देखेंगे इमर्जिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नॉलेज। नॉलेज गेन से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? हिंदी के बच्चों को अच्छे से दिया हुआ ये चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं है? बुक में मिल गई थी? ठीक। अब हम देखेंगे इमर्जिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये कोई मैसेज आया क्या? कुछ आया? देखिए नहीं इमर्जिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू नॉलेज। सुनता ही नहीं है। सुनाना है, टीचर की जॉब नहीं लगने देते, सुनाना है, सुनता नहीं, सुनाना है। तो क्वेश्चन अगर हमसे पूछेंगे ना तो फिर वो सुनना पड़ेगा। वही बात है, बोल देंगे इससे ज्यादा पढ़ के मेरे से ओके क्या एक बच्चा छड़ा लेकिन दे दो मुझे। प्राइवेट स्कूल होगा, अगले ही दिन मैम को पकड़ा देंगे। गवर्नमेंट की तैयारी करो, प्राइवेट में बहुत पूछ लेंगे। प्रायोरिटी तो प्राइवेट में मेहनत बहुत है, पैसा नहीं है। हां नहीं, प्राइवेट स्कूल में मैं बोल रही हूं और पढ़ाई उसी में है। हां, पढ़ते बच्चे उसी के हैं। अरे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी पढ़ते हुए दिख जाएंगे, लेकिन बाहर टॉप जाकर बहुत जानने वाले हैं एक्सपीरियंस के। बैठ के डिस्कस क्लास कुछ चलती बैठती मेरे क्लास में ये देखिए ये वाला का प्रॉब्लम वाला प्रवृत्ति पुरुष आ गए तो सामने ये रहा समस्या और समाधान के सुझाव। समस्या क्या क्या आ रही है? ज्ञान से संबंधित समस्याएं हिंदी बुक में भी है 80 पेज नंबर पे, और इंग्लिश में भी दे रखा है। ये देखिए, अब नॉलेज गेन या एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। इंग्लिश में है 70 पेज नंबर पे है, ठीक है, लेकिन इसमें एकदम यही से शुरू करते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं। The inability to recognize and articulate, देखो compiled और highly individual competencies या tacit knowledge idea। देखिए इधर tacit knowledge idea हमने पिछले tacit knowledge पढ़ा था, क्या बोला था, क्या होता है tacit knowledge? ऐसी नॉलेज जो आप बोल के बता के समझा नहीं सकते, उसको tacit knowledge बोलते हैं। tacit knowledge पढ़ा था हमने पिछले टाइप्स ऑफ नॉलेज में, जो हाईली पर्सनल होता है, ठीक है। तो नॉलेज की प्रॉब्लम में ये है कि टैसिट नॉलेज को कैसे आप किस फॉर्म में, टीचर की भी अपनी पर्सनलाइज नॉलेज होती है, उन चीजों को सीखने का अलग-अलग तरीका होता है, तो उसको कैसे कंपाइल कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट मैटर के साथ और अच्छे से समझा सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। कभी-कभी होता है टीचर को आता बहुत अच्छा है पर वो समझा नहीं पाता सामने वाले को, टैसिट नॉलेज, ठीक है, तो ये दिक्कत आती है। तो अगर उस बंदे में टीचर हो, हाँ मेल फीमेल टीचर जो भी है उनको नॉलेज है, तो वो
समझाने का वे भी आना चाहिए। ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आप डिग्री और इंटरव्यू देख के टीचर को, इसलिए डेमो भी होता है, इसलिए डेमो भी होता है कि आप क्लास में कितना इंटरेक्ट कर रहे हो, इसलिए डेमो होता है। क्योंकि अगर डिग्री देखे और रिटन टेस्ट ले उसमें तो पता चला टीचर बहुत अच्छा है, फिर जब पढ़ाने की बारी आई तो फिर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है बच्चों के साथ। हाँ, इसलिए डेमो लेते हैं स्कूल में, डेमो इसलिए लेते हैं। उसके बाद आते हैं डिफरेंट, इसलिए होता है, वो तो मैं कह रही हूँ क्यों हो रहा है कि आपको अपने सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, फिर जब आप क्लासरूम में जा रहे हो आपको आइडिया कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना बच्चों को, तो आप किस एग्जांपल से किस वे में आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो भी देखना जरूरी होता है। ज्योग्राफी और डिस्टेंस, अब ज्योग्राफी और डिस्टेंस को किस पॉइंट से एक पॉइंट लेके छोड़ दिया, अब ये बहुत कुछ हो सकता है, जैसे गाँव में स्कूल बहुत दूर दूर है, लोकेशन कैसी है, जैसे जम्मू वगैरह में है, बर्फ पड़ती है तो 15 दिन स्कूल बंद हो जा रहा है, ठीक है। सिक्किम विक्किम वगैरह में है जो ऊपर है हिल टॉप्स पे जो स्कूल है वो बर्फ पड़ रही है, अरुणाचल में है, अरुणाचल में बर्फ पड़ना शुरू हो जाएगी, तवांग वगैरह में। हाँ, दिल्ली में पॉल्यूशन है, लोकेशन लिखे, दिल्ली में तो हाइब्रिड मोड ही आ जाएगा, सीबीएसई के वो सर्कुलर्स वगैरह आ गए, हाइब्रिड मोड चलेगा, मतलब बच्चे में ना 2-3 दिन स्कूल आएंगे, 2-3 दिन घर ही बैठेंगे, क्योंकि यहाँ कभी सर्दी ज्यादा है, कभी गर्मी ज्यादा है, कभी पॉल्यूशन है, तो हाइब्रिड मोड चलने वाला है इसका। छुट्टी रेगुलर तो मिलती थी पर अभी ज्यादा हो गया ना, तो दिल्ली में हाइब्रिड मोड ही ट्राई कर रहे हैं। मे भी आपको 1-2 साल बाद ऐसे ही देखने को मिलेगा कि 3 दिन ही बच्चा स्कूल आ रहा है, 3 दिन घर से ऑनलाइन ही पढ़ रहा है। ये हाइब्रिड मोड करने वाले हैं, सीबीएसई और बाकी सबका यही चल रहा है डिस्कशन, ठीक है। ज्योग्राफी लेसन वो दिन तो और ना ले, अब तुम बैठ जाओ शांति से। ज्योग्राफी और डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस ये मैटर करता है, गांव में स्कूल बहुत दूर है, बच्चा जा नहीं पा रहा है, ठीक है। ये और ज्योग्राफिकल लोकेशन जो मैंने बोला कि बर्फ पड़ रही है, हिल टॉप्स में स्कूल है, वैसे भी बंद हो जा रहे हैं, ठीक है। ये लोकेशन वाइज जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें, या कोई रिवर क्रॉस करके एक गांव से दूसरे गांव जाते, जो भी आया था फ्लड आया था, बच्चे नहीं जा पा रहे, टीचर्स नहीं जा पा रहे, ठीक है, तो वो सब दिक्कत आ जाती है। उसमें लिमिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की जो दिक्कत, अभी ऑनलाइन वाले में पता चल गया था कोविड के टाइम पे, पेरेंट्स के पास जो गवर्नमेंट स्कूल के पेरेंट्स हैं उनके पास फोन ही नहीं है, तुम इंटरनेट कनेक्शन की कहां बात कर रहे हो, कैसे ऑनलाइन क्लास सक्सेसफुल होगी। ऑनलाइन एग्जाम भी दे रहे थे ना, वो बहुत सारे बच्चे फेल हो गए थे। हां, नहीं छात्र तो रहे थे बट क्या कहते फेल भी हो रहे थे, मतलब इंटरनेट और पेपर पहुंच ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, वही तो कह रहे हैं। तो ये लिमिटेशन है। अभी जो इमर्जिंग प्रॉब्लम्स बोलते हैं ना, नया नया प्रॉब्लम आया, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कम्युनिकेशन में कमी है ना, वो एक रीजन पे बोलते दिल्ली में हाइब्रिड मोड हो जाएगा, तब कोई पेरेंट अफोर्ड कर सकता है कि उसके पास इंटरनेट ना हो। बिना इंटरनेट तो उसका बच्चा 3 दिन क्लास कैसे करेगा। अभी तो तुम स्कूल भेज रहे हो, फी दे रहे हो, वैन का खर्चा दे रहे हो, स्कूल बस का दे रहे हो, तुम्हारा काम खत्म। जिस पेरेंट के पास इंटरनेट नहीं भी है, मतलब कोई दिन भर ऑफिस रहता है, मदर को इतनी नीड नहीं है, फोन में है, मोबाइल डेटा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर हाई 5G वाला इंटरनेट घर पे एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। पर जब बच्चा आपको 3 दिन ऑनलाइन क्लास कर, फोन का नेट अटकने लगेगा, दिन भर 6 से 7 क्लासेस होंगी, तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपको नेट लगवाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, बच्चे की पढ़ाई का लॉस जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद है लैक ऑफ शेयर्ड एंड सुपर ऑर्डिनेट सोशल आइडेंटिटी, ठीक है। शेयर्ड आइडेंटिटी या सुपर ऑर्डिनेट क्या होता है, सुपीरियर वाला, ठीक है। सोशल आइडेंटिटी लैक है। अब इन्होंने ये नहीं मेंशन किया टीचर को बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, स्कूल को बोल रहे हैं, ठीक है। तो शेयर्ड आइडेंटिटी लैक का कहने का मतलब है कि जो एक टीचर है ना, वो कम्युनिटी भी उस हिसाब से उसको देखे कि हमारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं। आजकल जो है कि कुछ भी पैसा दे रहे हैं तो ये करे, पहले एक टीचर के लिए एक रेस्पेक्ट होता था, वो चीज नहीं है। वो एक सुप्रीमेसी वाली जो था, नहीं आपका टीचर है तो आपको रेस्पेक्ट करनी, वो कोई नहीं सिखाता आजकल, वो कोई नहीं सिखाता, ठीक है ना। बच्चे भी ऐसे बोल देते हैं कि ऐसे है, क्योंकि पेरेंट्स घर पे बोलते हैं लैंग्वेज, है ना, कि इसको कुछ आता नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो तुम ही जब बच्चे को बोलोगे तो बच्चा किस उसमें सीखेगा, जो पहले ही डाउट ही लेके क्लास में जा रहा है कि मेरे टीचर को कुछ नहीं आता है ना। हम माँ बाप अगर ऐसे बोल रहे हैं या डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो बच्चा भी वही चीज सीखेगा, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज का बैरियर भी आ सकता है, ठीक है, हो सकता है कभी कभी टीचर जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, हाँ
लैंग्वेज में कंफर्टेबल है और बच्चे उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल ना हो तो दिक्कत होती है, ठीक है। और वो इसलिए तो जो होते हैं ट्राइबल जो स्कूल्स होते हैं ना, फिर ट्राइबल टीचर्स को भी प्रेफर किया जाता है। तो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी, वो कॉन्सेप्ट कैसे कन्वे करेगा। एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज, हाँ यहाँ पे साइंस के टीचर को बोलेंगे तुम इंग्लिश पढ़ा लो, एसएसटी वाले को बोलेंगे तुम पता नहीं कुछ भी पढ़ा लो, तो ये दिक्कत होती है आजकल। प्राइवेट स्कूल वालों को पैसा बचाना है, कोई भी टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है कहीं भी। एक टीचर को 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं, किसी को कुछ दे, उसको आता ना जाता तो उसने पढ़ा नहीं, उसकी गलती तुम जबरदस्ती ला दोगे तो भी टाइम पास के लिए पढ़ाएगा। सीधी सी बात है, वो साइंस का टीचर तुमको कर जबरदस्ती इंग्लिश पढ़ा दो, जबरदस्ती तुम कुछ और पढ़ा दो, तो उसने तो क्यों पढ़ाएगा, क्यों पढ़ाएगा। फिर उसने नौकरी बचानी इसलिए कर रहा है काम, लेकिन जितना मन से अपना सब्जेक्ट पढ़ाएगा उतना मन से तो नहीं तुम्हारा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा देगा। जीके पढ़ा लो, कुछ पढ़ा लो, ड्राइंग करा दो, ड्राइंग तो फालतू से किसी को पकड़ा देते हैं, हाँ कोई भी करा लो, 2 पीरियड तुम ले लो, 2 पीरियड तुम ले लो, सब देखती हो ना, अगर बता सब बताते हैं, बहुत बुरा हाल चल रहा है, ऐसे करते हैं। तो एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज में फर्क पड़ता है, ठीक है। जैसे 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का टीचर डिफरेंशिएट हो जा रहा है, 10th तक एक ही टीचर चलाते हैं, बहुत सारे स्कूल में तो 9th से अलग भी कर देते हैं, बहुत में एक ही पढ़ा रहा है। अब मान लो जो बॉटनी का टीचर है उसे तुम फिजिक्स भी पढ़वा रहे हो, फिजिक्स वाला बायोलॉजी पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहा है भगवान ही जान रहा है। फिजिक्स वाले को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है बायो में, बायो वाले को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है फिजिक्स में। केमिस्ट्री तो फिर भी दोनों का भाई बंधु है, दोनों को पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। केमिस्ट्री तो फिजिक्स वाला भी पढ़ता है, बायो वाला भी पढ़ता है, तो केमिस्ट्री में दोनों राजी खुशी है, पर बायो वाला फिजिक्स में राजी खुशी नहीं है ना, फिजिक्स वाला बायो में राजी खुशी है, आंसर ही नहीं मिल रहा है उसको। अभी देखो मैं ऐसा सबको नहीं बोलूं, कोई एक आधा टीचर होगा जिसको नेचुरल इंटरेस्ट होगा, वो अच्छा भी करा रहा है, एक ही टीचर तीनों सेक्शन बहुत अच्छा भी पढ़ा रहा है, लेकिन अब तुम देखो देखने वाली बात, 5-5 साल जो बच्चा ऑनर्स ले लेके पीजी कर करके एक ही टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसको तुम एकदम सडनली ले जाके फिजिक्स में ही डाल दे रहे हो, तो फिर वो दिक्कत हो आएगी। टीचर की तो एक्सपर्टीज का वो हो जाता है, प्रॉब्लम है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रोफेशनल टेरिटरी, ठीक है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो स्कूल में अपने कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, प्रिंसिपल के हो, टीचर के हो, या टीचर्स के आपस में चलते हैं, तो ये सब चीजें बोल रहे हैं, ये सभी प्रॉब्लम ही है एक तरीके का। उसके बाद है जनरेशनल डिफरेंस, जनरेशन डिफरेंस, ठीक है। टीचर, हाँ टीचर का जनरेशन देख लो और आज के बच्चों का देख लो, तो नई टीचर से तो फिर भी बच्चे समझ जाते हैं, जो पुराने हो जाती है और चार चीजें चीखती रहेंगी, चिल्लाती रहेंगी, डांटती रहेंगी, इनका तो बहुत बुरा हाल है, बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते। जो थोड़ा ज्यादा होता है उनके लिए तो वो फिट ही नहीं हो रहा है, पुराने वाले ज्यादा पुराने वाले तो फिट नहीं हो रहे इन बच्चों के साथ, मतलब जो आज की जनरेशन के बच्चे ना उनके साथ फिट ही नहीं हो रहे, और इतना डांटते रहेंगे, ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बच्चे, कोई भी हो, किसी का भी बच्चा हो तो वो है, तो जनरेशन वो गैप है बहुत ज्यादा। कई बार तो चेंज ज्यादा कम हो जाता है, अभी अगर अभी सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ वो टीचर लग गया तो गैप तो कम हो जाएगा, 9th तक टीचर। हाँ बिल्कुल, या कोई ग्रेजुएट करके सीटेट करके मान लो वो अभी लगा है, और 9th तक का बच्चा 11th बहुत क्लोज रहेगा ना, 12th ग्रेजुएट करके निकला है टीचर, 4-5 साल का मुश्किल से गैप रहेगा, वो फ्रेंडली रहेगा, उसका बातचीत करने का तरीका या बच्चों का जो बोलने का सिस्टम है वो आज के टीचर को समझ में तो आएगा, ठीक है। जैन जी चल रहा है, जैन जी की लैंग्वेज और वो समझना, वो पुराने टीचरों की बात है ही नहीं, ठीक है। तो जनरेशन डिफरेंस फर्क पड़ता है। प्रॉब्लम विद शेयरिंग बिलीफ्स, असम्पशंस, ठीक है, कल्चरल नॉर्म्स, बिलीफ शेयरिंग में प्रॉब्लम आती है। अब बोलते हैं हमारा स्कूल सेकुलर है, अब ये गवर्नमेंट हमारी ऐसी है, देखो गवर्नमेंट भी नहीं बोलती कि तुम करो, लेकिन लोग पागल हैं, वो एक चीज को घुमा फिरा के वही हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्फ्लिक्ट और दुनिया जहान, आजकल स्कूल में बच्चों तक में ये चीज चली गई है, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। हम लोग जब पढ़ते थे हमारी प्रेयर्स भी ऐसी नेचुरल होती थी, सेकुलर होती थी, जहाँ तो कृष्ण का नाम या किसी का नाम ऐसे थोड़ी होता था, हम एक नॉर्मल प्रेयर कोई भी चलती थी जिसमें हम एक प्रभु है, वो कोई भी कल्चर के हो, हम याद कर रहे हैं, यही वर्ड्स होते थे हमारे प्रेयर में, ठीक है। हमारे असम में हो चाहे या दिल्ली में हो चाहे कहीं भी कोई भी बच्चा प्रेयर कर, यही होता था। आजकल तो तुम पूरा, आजकल तो कहते हैं कि हनुमान चालीसा भी तुम स्कूल में करवा दो, अरे सेकुलर स्कूल है ना, हनुमान चालीसा कैसे करा देंगे प्रेयर में? या तो आपके स्कूल में आप पूरा फिक्स हो कि नहीं, एक भी दूसरी कम्युनिटी का बच्चा है नहीं, पूरे बच्चे मेरे यही है, फिर आप करवाओ, चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरी कम्युनिटी का बच्चा है और आप जबरदस्ती उससे कोई चीज बुलवा रहे हो, वो तो गलत बात है ना, तो ये तो गलत है, ये मत करो आप। तो ये सब जो एलएम के बच्चे जो वो कर रहे थे, कुछ बच्चे नमाज पढ़ रहे थे, न्यूज आया था पिछले के पिछले साल, और दूसरे आके उसके अगल बगल जय श्री राम कर रहे हैं। अरे ये तो मैनेजमेंट को भी देखना चाहिए, ये तो ये चीज आप किसी को भी अलाउ मत करो, न्यूट्रल रखो ना, सेकुलर रखो। तो बच्चों का करना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आपके दिमाग में कौन सी मेंटेलिटी चल रही है, इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। तो ये सब अच्छी बातें नहीं। मेरी एक फ्रेंड जो क्रिश्चियन है, वो ना नेशनल एंथम ही गाती थी,
और वो कहती थी नहीं हमारे में अलाउड ही नहीं है। नेशनल एंथम क्यों, ये तो गलत है, जानबूझ के उसकी मम्मी को बहुत बार बुलाया लेकिन उसने आज तक नहीं बुलाया। मम्मी ने स्टार्टअप उसकी मम्मी को बुला के क्या किया? एक पेरेंट्स ने मम्मी ने सिखाया था ये क्या नहीं नहीं, जो गलत है ना वो नेशनल एंथम नहीं, तो गलत। आप इंडिया में रह रहे हो तो कम्युनिटी कोई भी हो, मतलब वहीं से शुरू होता और हाँ, उससे टीचर हमेशा स्टार्ट नहीं था, आज से 10 साल पहले ये चीज नहीं थी। नहीं, लेकिन उस चीज को इग्नोर भी नहीं किया जाता था। वो जो जैसे बता रही है कि नेशनल एंथम वो नहीं करता। हाँ। नेशनल एंथम किस कल्चर का वो तो बिल्कुल हमारे इंडियन कल्चर है, हमारी वहाँ से उस छोटे-छोटे पॉइंट को इकट्ठा होते आज बहुत बड़ा हो चुका है। अब वो उसके अपोजिट में लोग जा रहे हैं बिल्कुल कि नेशनल एंथम तो करना ही करना है, जय श्री राम। ये साथ में इंक्लूड है। नहीं, जय श्री राम बोलिए, दिल से बोलिए ना, जबरदस्ती कंधे पे बंदूक रख के थोड़ी सर पे बोलवाना है। टाइम में जबरदस्ती टाइम में क्या आज से 10 साल पहले हाँ। प्रेम से बोला श्रद्धा से बोलते थे। नेशनल एंथम बोल दो। हाँ नेशनल एंथम बोलने के लिए रहता नहीं। हाँ। मैम कल्चर उसको टीचर हमेशा कोने में खड़ा करते थे, एवरेज स्लाइड जाते तब कब भी आप लोगों ने ना नेशनल एंथम का एक तो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दिया गया। वैसे कोई कम्युनिटी नहीं। बिल्कुल वही तो कह रहे, प्रेयर भी कभी ऐसा नहीं होता था कि किसी भगवान का नाम आ रहा हो। एक जनरल प्रेयर होती है ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, किसी कम्युनिटी का नहीं है। है ही नहीं, तो हमारे इंडिया का है। इंडिया में जो रह रहे हैं इंडिया में जोर, बिल्कुल बिल्कुल नेशनल एंथम इंडिया में जितने लोग हैं वो सबके लिए है, वो किसी कम्युनिटी के लिए थोड़ी है, हमारी कंट्री के लिए है ना। कंट्री के लिए जो लोग रह रहे हैं पर उनको उसके बोलना है। फैमिली पूरी कंजर्वेटिव थी। नहीं नहीं, ये भी गलत चीज है, ये भी नहीं कर। आप किसी को इन्फ्लुएंस क्यों कर रहे हो? ब्रेन वॉशिंग करने लग जाती थी आपका। मैं पूरी पैसे लेते हैं, इसके पैसे मिलते हैं, उन्हें मिलते हैं। मम्मी मेरी तो मेरा तो नहीं करता। नहीं देखिए, तो ये चीजें आप अवॉइड करो। आप मैच्योर, आप समझ रहे हो ना, अवॉइड करो। अपने कल्चर को लेके अपने प्राउड रहो, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी जाना है, कोई भी किसी भी मत जाओ, मैं तो कह रही हूँ, सब अपना अपना लेके प्राउड फील करो। नेक्स्ट टॉपिक क्लास, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, आपका ये हो गया यूज ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन टू ट्रांसफर नॉलेज। विजुअल रिप्रेजेंटेशन और चार्ट्स का, मॉडल्स का यूज करना चीजों को समझाने के लिए। वो भी देखो कितने स्कूलों में अवेलेबल है। बहुत से ऐसे स्कूल मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ऐसी टीचिंग एड नहीं है, ठीक है। ऑडियो विजुअल जो एड्स है, जो देख के समझाए जा सकते हैं, अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। स्मार्ट क्लासेस है, चार्ट मॉडल्स ही ग्लोब भी समझाना है, ऑडियो विजुअल एड बोलते हैं, तो वो भी अवेलेबल होगा तभी तो मिलेगा ना। बहुत सारे ऐसे गांव में आपको स्कूल मिल जाएंगे जहाँ पे चीजें नहीं है, कंप्यूटर के पार्ट्स बताने कंप्यूटर भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अभी भी है ऐसे गांव, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत है, ठीक है। प्रीवियस एक्सपोजर और एक्सपीरियंस इज समथिंग, मतलब प्रीवियसली अगर कोई गलत कॉन्सेप्ट आपके मन में बना हुआ है ना, आप नई चीज सिखाओगे ना, आपको लगेगा यही गलत है, ठीक है। इसलिए बेस सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटे बच्चों को बचपन से जो चीजें, मात्राएं ही है ऐसे लगानी होती है। अगर बच्चा गलत पैटर्न में लिख रहा है तो गलत ही लिखता रहेगा, बड़े होके आप उसकी आदतें नहीं बदल सकते। तो ये चीज बिल्कुल, जो हैबिट्स बन जाती है बचपन में। इसलिए तो बचपन में जो नीचे प्राइमरी टीचर्स होनी चाहिए ना, वो अच्छी होनी चाहिए, खूब नॉलेजेबल होनी चाहिए, खूब केयरिंग, लविंग, जो सिखा सके बच्चों छोटे-छोटे को। पॉइंट्स को भी अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल, तभी वो बेस अगर क्लियर रहता है तो आगे दिक्कत नहीं होती है। खुद का नहीं होता। हिंदी में वो खुद काउंटिंग हिंदी में उनको चाहे वैसे मात्रा को खुद नहीं आ रही तो कौन सिखाएगा। तो प्राइवेट स्कूल वाले भी तो यही करते हैं, नीचे के स्कूलों में किसी भी एक्सपीरियंस को रख लेते हैं, उनको तो छोटे बच्चे संभाल लेंगे। ऊपर जब नॉलेज की बात आती है तो फिर अच्छे टीचर रखते हैं, तो फायदा है कि तुम्हारा बेस तो सब खत्म हो गया। फिर ऊपर वो अच्छी वाली टीचर क्या कर लेगी जब बच्चा नीचे से 4-5 क्लास का सीख के ही नहीं जाएगा। प्ले स्कूल में ही ऐसा है। हाँ, अब उनकी हिंदी खुद कमजोर होती है तो सामने वाले कैसे सिखाएंगे मात्राएं। बिल्कुल मिसकंसेप्शंस होते हैं, टीचरों के भी कंसेप्शन कभी-कभी सही नहीं होते हैं, तो मिसकंसेप्ट वो आगे फॉरवर्ड हो जाता है। फॉल्टी इंफॉर्मेशन, टीचर को खुद ही इंफॉर्मेशन सही से नहीं, और गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देना है क्लास में जाकर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर नॉन कंडुसिव टू नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। नॉन कंडुसिव टू नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग के लिए वो नहीं रहते, इंटरेस्टेड नहीं रहते। मान लो एक टीचर है, 2 फिजिक्स का टीचर है, 2 केमिस्ट्री के टीचर है, तो आपस में ऐसा लगता है कि अरे शेयर करोगे तो तुम भी उनसे कुछ सीखोगे, मैं भी तुमसे कुछ सीखूंगी, वो चीज नहीं होती। वो कंपटीशन वाला सेंस रहता है ना, तो फिर प्रोग्रेस नहीं होती सही से, वो चीज रहती है।
मोटिवेशनल इश्यूज है, बच्चों को मोटिवेट नहीं किया जाता, पहले ही बोल देते बेटा तू रहने दे, तेरे से तो नहीं होगा, है ना। टीचर्स इतना रूड टीचर्स भी होते हैं जो बोल देंगे बच्चे को मुंह पे बोल देंगे बेटा तुम रहने दो, तुम काम कंप्लीट करो, तू तेरे से ये टेस्ट नहीं होगा। क्लास से एक ही बच्चा उठा के बार-बार ले जा रही है। चांस ही नहीं है। सही तो है, बस फ्रस्ट्रेट हो गया, वो बार-बार बता रहे हैं, वो समझ ही नहीं रहा। टीचर बोलेगा 50 बार पूछो मेरा तभी होता। और तीसरी बार तो और एक वो होता है देखो प्री डिसाइडेड होता है, जैसे कोई बच्चे किसी बार आर्ट में अच्छा कर लिया ना, तो मतलब टीचर्स भी ऐसे है ना कि वो दूसरे की मेहनत ही नहीं करेंगे, किसी दूसरे को देख तो लो क्या पता किसी और को भी आता हो। अब वो देख लिया ना एक सेशन के स्टार्टिंग में बच्चे ने अच्छा किया, पूरे साल वो टीचर उसी को ही लेगा हर चीज में। अब दूसरे को चांस तो देखो तो दूसरे को टाइम लगता है, और टीचर्स में भी वर्कलोड इतना है ना, वो देखने के लिए भी उनको टाइम लगेगा, तो टीचर भी बोलता है कि अरे चल लो जो कर रहा है करने दो, ऐसा वाला सीन चल रहा है। लैक ऑफ ट्रस्ट, मैंने बोला ना आजकल के बच्चों को टीचरों पे भरोसा नहीं करते, भरोसा उनको लगता है टीचर गलत ही पढ़ा रहा है, टीचर गलत पढ़ा रहा है, यार जब बिना भरोसे के तुम लिखोगे वो सक्सेसफुल नहीं होगा। फिर आती है कैपेबिलिटी, जो बिल्डिंग जरूरी है टीचरों, मैंने बोला ना कि आपको 200% एफिशिएंट होना पड़ेगा। आजकल के बच्चे के लिए नॉलेज के बहुत सारे सोर्सेज है, वो अभी गूगल सर्च करेगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस टॉपिक पे, आपको उससे 10 कदम आगे चलना पड़ेगा, तो वो आपकी रेस्पेक्ट करेगा, आपकी सुनेगा, और नॉलेज बहुत मैटर करता है क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने में। जब लगेगा टीचर को कुछ आता ही नहीं है ना, वो टाइम पास कर रही है, तो बच्चे भी खूब टाइम पास करते हैं। बच्चा भी समझता है कि कौन से टीचर को आता है पढ़ाने, कौन से को नहीं आता, तो बच्चा बहुत अच्छे से समझता है, ठीक है, कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 40 मिनट खड़े हो गए आप क्या बोल रहे हो, वो हर एक बच्चा जानता है, वो चाहे ना ही पढ़ता हो, चाहे नंबर चाहे 0 ही आता है, 10 नंबर ला रहा हो 100 में, उसको भी पता है कि टीचर अच्छा पढ़ाती है, मैं नहीं पढ़ता वो अलग बात है। कोई टीचर आता बच्चे चेक करते हैं, 2-3 क्वेश्चन पीछे देखेंगे आता है कि नहीं सर, मतलब टीचर को आ रहा है या नहीं आ रहा, उन्हें पता है कि क्वेश्चन आंसर नहीं पता होगा, फिर भी पूछ के देखते कैसे बता रहा है। आजकल वही कह रही हूँ, आजकल बच्चों से आपको 10 कदम आगे रहना पड़ेगा तब जाके होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया आपको, प्रॉब्लम्स और इसके सॉल्यूशंस कैसे हम कर सकते हैं? यस मैम। एक तो जो लेटेस्ट इशू है ना, मैं 2 इशू इसमें मेंशन नहीं, मैं आपको बताती हूँ। एक है नेशनल इंटीग्रेशन, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं खत्म, मतलब डिग्रेड हो रहा है, उसको इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है, कि वी आर ऑल इंडियंस वाली थिंकिंग है ना, वो बच्चों में डालना थ्रू स्कूल एजुकेशन, वो बहुत जरूरी है। दूसरा है लीडरशिप क्वालिटी, इंडिया में एक अकेले के प्राइम मिनिस्टर है, ओपोजिशन में एक आदमी ऐसा नहीं जो उस बंदे को टक्कर दे सके, तो लीडरशिप क्वालिटी तो बिल्कुल जीरो है फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अगर एक आदमी ऐसा निकल के नहीं आ रहा है जिसको अपने देश की कॉन्स्टिट्यूशन की हर चीज की नॉलेज हो, जो लॉजिकल बात कर सके, जो इस बंदे को टक्कर दे सके, जो प्राइम मिनिस्टर को टक्कर तो ऑपोजिशन तो तगड़ा होना चाहिए डेमोक्रेसी में, फिर तो डेमोक्रेसी बेकार है। ओपोजिशन जब तगड़ा चलता है तो लीडर भी सही चलता है, लीडर भी डरता है कि ओपोजिशन का लीडर है आज लोकसभा में सवाल उठा देगा मेरे खिलाफ। नॉलेज तो लेकिन पैसे हाईलाइट करता है, लीडरशिप क्वालिटी के लिए नहीं, पैसे बैरियर नहीं हो सकता लीडरशिप क्वालिटी के लिए। गरीब भी लेकिन अगर कहीं से कोई टीचर है मान लो, ठीक है, वो अच्छे भाषण दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको इकट्ठा करने के लिए लोग चाहिए, तो कोई लोग वैसे तो आएगा नहीं, थोड़ा सा वो लगता है, देखो कहीं ना कहीं वो पार्टी जो आपको कॉल करेगी, जिसको ज्वाइन कर रहे हो, वो थोड़ा सा, लेकिन आप में अंदर भी तो होना चाहिए, तो क्वालिटी होगी तो दिखेगा, क्वालिटी होगी ना आप में तो वो चीज दिख जाती है। तो ऐसा एक नॉलेजेबल पर्सन हो जो सामने वाले को, अगर ऑपोजिशन मजबूत होगी ना डेमोक्रेसी में, तो लीडर भी डरता है गलत करने से, उसको पता है कि ऑपोजिशन का लीडर स्ट्रॉन्ग है, वो सवाल खड़ा कर देगा लोकसभा में कि व्हाई आर यू डूइंग सो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, और पूरे फैक्ट्स के साथ बात करो ना, सामने वाला हिल जाता है, बिल्कुल ये सच बात है। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, तो सबसे ज्यादा कमी कहाँ है हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत, ये 2 चीजें जो मैंने बताई ना, लेटेस्ट जो सिनेरियो चल रहा है हमारे इंडिया में ना, ये 2 चीजें बिल्कुल भी, एक नेशनल इंटीग्रेशन डिग्रेड होता जा रहा है, हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो रहा है, दूसरा है लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी क्यों नहीं है, ऑपोजिशन में एक तो ऐसा लीडर हो जिसे सत्ता भी डरती हो कि नहीं ये है सवाल पूछने वाला इंसान। अटल बिहारी वाजपेयी जब ऑपोजिशन में थे तो भी कांग्रेस डरती थी, बंदा प्राइम मिनिस्टर भी रहे, ऑपोजिशन में भी रहे, ठीक है ना। ऑपोजिशन में भी इंसान डरता है कि ऑपोजिशन में भी ऐसा बंदा है जो सवाल पूछ देगा कि आपने ये डील करी उस कंट्री के साथ, तो इतना है, डेटा उसके पास सही हो, करेक्ट सवाल खड़ा करो, सामने वाला भी डर जाता है चाहे वो सत्ता में ही क्यों ना, बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, और ये 2 चीजें जो मैंने बताई ये भी आप बिल्कुल ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, लीडरशिप क्वालिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। उसके बाद हम आएंगे फिलॉसफीज पे, लेकिन ये फिलॉसफीज केयूके वालों को भी पढ़ना है, तो इफ एनीबॉडी कैन
ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिलॉसफी में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि केयूके का एक भी बच्चा नहीं, फिर उनका लॉस हो जाएगा। ठीक है, हम कुछ और पढ़ते हैं जो एमडीयू वाला टॉपिक है। कौन से जो दो ही आते हैं ना उनका भी लॉस जाएगा, तो फिर वही है जो आते हैं कोई बात नहीं। उसको पास में नहीं उसके वाले पास में चाहिए। मैम कह रही थी बहुत बच्चे फेल हो गए केयूके में पढ़ नहीं रहे ऐसा कुछ नहीं है, टॉपिक्स वाले तुम वो केयूके की हो नहीं ना, नहीं कोई बात नहीं। लिसन ऑनलाइन स्टूडेंट, हम कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं, फिर आपको ये ना लगे सेकंड यूनिट में ये फिलॉसफीज है, देखो इंडियन फिलॉसफीज, वेस्टर्न फिलॉसफी, ये केयूके वाले बच्चों को भी पढ़ना है, तो इसलिए आज हम नहीं पढ़ रहे हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में साथ में पढ़ेंगे ताकि वो भी पढ़ सके, उनका लॉस ना जाए। हम थर्ड यूनिट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, कोई जब हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, करिकुलम थर्ड यूनिट है, करिकुलम। क्लास डोंट टॉक, class you are in the class. Online students, online Yes, students, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, वो टॉपिक फिलोसफी वाली ना अभी हम ड्रॉप कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कुरुक्षेत्र स्टूडेंट्स। मैम दोनों टॉपिक। हाँ Okay, ma'am. दोनों हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थर्ड यूनिट पे आते हैं। पाठ्यक्रम करिकुलम, थर्ड यूनिट करिकुलम। ठीक है, पाठ्यक्रम बोलेंगे हिंदी में करिकुलम। किसी को पता है करिकुलम क्या होता है? करिकुलम पाठ्यक्रम हम किसको बोलते हैं? सिस्टम नहीं। Anybody from online class? Anybody from online class? Ma'am, it is a system followed by some college or school. Not exact answer. Okay, I'll explain. Okay. देखो करिकुलम क्या होता है, जो आपका सिलेबस होता है ना कि पूरे सेशन में बीएड प्रोग्राम में आपको कौन से साल में क्या क्या पढ़ना है, दैट इज योर सिलेबस। उसको बोलते हैं सिलेबस, जो कंटेंट आपको सीखना है वो इंक्लूडेड होता है करिकुलम। लेकिन करिकुलम सिर्फ सिलेबस नहीं होता, उसके साथ आपको जितनी भी फाइलें बनानी है, ठीक है, जितने भी टेस्ट देने हैं, एग्जाम कब होगा, कितने मार्क्स का होगा, ये पूरा जो बनता है बीएड प्रोग्राम का ना। हाँ, तो प्रोसेस नहीं, तो प्रोसेस हम कैसे करते हैं। हाँ, तो सिस्टम आपने टीचिंग बोला, कुछ से बोला था, सिस्टम नहीं होगा, पूरा प्रोग्राम का जो आपका, ठीक है ना, बीएड प्रोग्राम बोले तो उसमें मतलब 2 इयर्स है, ये पेपर्स होंगे, ये सारा सब कुछ, इतने मार्क्स का एग्जाम होगा, इतने मार्क्स की प्रैक्टिकल फाइल बनेगी, ये कंटेंट आपको पढ़ना है, पूरी जो हमारी पूरा कोर्स होता है। ठीक है, पूरा कोर्स होता है, कैसे कैसे किस टाइम एग्जाम करना है, तो ये सारी चीजें, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बीएड का करिकुलम हो जाएगा। समझ में आ गया? जो भी एक्टिविटीज आपको करनी है, कितने मार्क्स की करनी है, कितने फाइलें सबमिट करनी है, सारा ओवरऑल इसको हम क्या बोलेंगे, करिकुलम। पहला टॉपिक है आपका मीनिंग है, करिकुलम क्या होता है, फिर नेचर क्या होता है, और ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम कंपोनेंट्स, करिकुलम के कंपोनेंट कौन से होते हैं, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ये। नेचर, अप्रोचेस पे आ गए, नेचर नहीं दे रहे, क्राइटेरिया आ गया, प्रोसेस आ गया, ये तो बहुत पीछे आ गए, नेचर नहीं दे रखा, हिंदी में दे रखा है करिकुलम का नेचर, ऑर्गेनाइजिंग दे रखा है, वो है विशेषता, नेचर, प्रिंसिपल्स, बेसिस,
नेचर एंड कैरेक्टर। डेफिनेशन ही है curriculum is the program as intended learning outcome ILO plan learning experience तेरा हिंदी बोलते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ठीक है हिंदी की बुक में है अभी इंग्लिश की बुक में इसमें नहीं है इसको भी देखते हैं हम ठीक है लेकिन आपका टॉपिक है नेचर तो वो करना पड़ेगा नेचर ऑफ करिकुलम इंग्लिश में है नहीं नेचर ऑफ करिकुलम हिंदी में 185 नेचर ऑफ करिकुलम 185 नेचर ऑफ करिकुलम करिकुलम का नेचर कैसा होता है ठीक है करिकुलम इज अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस अनुभवों की श्रृंखला है ठीक है अनुभव मतलब बीएड के प्रोग्राम में आप क्या क्या चीजें सीख रहे हो आप क्लास ले रहे हो इससे कुछ सीखने को मिल रहा है आप एग्जाम दे रहे हो अपनी नॉलेज को ठीक है टेस्ट कर रहे हो आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया फाइलें बना रहे हो वहां से नॉलेज मिल रही है ठीक है आप जाओगे जब स्कूल टीचिंग करने जाते हो ठीक है तो उसमें कुछ ना कुछ सीखते हो लाइव क्लासरूम एक्सपीरियंस आप सीखते हो तो करिकुलम क्या होता है कोई भी प्रोग्राम कोर्स आप कर रहे हो तो सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं वेबिनार्स होते हैं जो भी आप अटेंड कर रहे हो अपने कोर्स से रिलेटेड तो कुछ ना कुछ सीख रहे हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो ठीक है तो इसलिए बोल रहे हैं करिकुलम इज अ मींस टू अचीव सम एंड कुछ ना कुछ इसका पर्पस होता है किसी एंड को अचीव करने के लिए कोई करिकुलम बनाया जाता है ना बीएड का करिकुलम क्यों बनाया गया कि ये करिकुलम फॉलो करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो इस लायक हो जाए कि टीचिंग फील्ड में जाने के बाद अपने टीचिंग को और बेटर बना सके और अच्छे से कर सके ठीक है तो ये होता है उसके बाद करिकुलम इज द एंटायर प्रोग्राम ऑफ स्कूल्स वर्क स्कूल की हम बात कर रहे हैं तो स्कूल्स वर्क स्कूल में पूरे साल में क्या क्या होगा कोई करिकुलम है ना कब का पूरा वो जो है करिकुलम बता दे हाँ कितनी एक्टिविटीज होंगी किस सब्जेक्ट में साइंस का करिकुलम क्या है मान लो 2024-25 का किसी स्कूल वाले से पूछा जाए तो बताएंगे कि हाँ हमारा जो भी साइंस का सब्जेक्ट है हर एक क्लास में क्या क्या पढ़ाया जाएगा क्या एक्टिविटीज कराई जाएगी कितने मार्क्स के टेस्ट होंगे ईच एंड एवरीथिंग ठीक है उसके बाद आपका आता है करिकुलम रिफ्लेक्ट्स एजुकेशन ट्रेंड्स बिल्कुल करिकुलम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एजुकेशन में ट्रेंड क्या चल रहा है जैसे मार्किंग स्कीम वगैरह चेंज हो गई मेरे बेटे की 5 मार्क्स के अटेंडेंस के नंबर लग रहे हैं 5 मार्क्स का ये यूटी 20 मार्क्स के होते हैं पर लगते हैं 5 में से है ठीक है बहुत सारा पैटर्न चेंज हो गया है फिर से एनईपी वाला हाँ ठीक है तो ये सारा पोर्टफोलियो हो गया है एक्टिविटी हो गई है इनके बेस पे नंबर लग रहे हैं तो ट्रेंड क्या चल रहा है वो भी पता चलता है आपको करिकुलम को देख के करिकुलम डिपिक्ट्स फिलॉसफी ऑफ लाइफ ठीक है फिलॉसफी ऑफ लाइफ मतलब करिकुलम में अगर कुछ चेंज आ रहा है ठीक है तो जो एजुकेशनिस्ट बैठे हैं जो पैनल बैठा है उनको लगता है ना कि नहीं ये एसएसटी का करिकुलम जो चल रहा है जो टेक्स्ट बुक चल रही है इसमें कुछ कंटेंट चेंज करना है कुछ करना है तो उनकी अपनी सोच है कि नहीं इसको इंक्लूड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं वो किसी की फिलॉसफी को भी दर्शा रहा है ठीक है जो चेंजेस आती है उसमें करिकुलम इज डायनेमिक ऑब्वियसली करिकुलम चेंज होता रहता है मैंने बोला मार्किंग स्कीम चेंज हो गई ऐसे टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं मुगल वाले एम्पायर वाले जो ठीक है तो डायनेमिक है चेंज होता रहता है करिकुलम फिक्स नहीं रहता है अभी बच्चों में 9 10 में भी वो है ना कि बिजनेस वाली पढ़ाइयां और बाकी सब चीजें इंक्लूड ताकि वोकेशनल कोर्सेज की तरफ बच्चे 9 से ही थोड़ा सा फोकस करने लगे ध्यान देने लगे इस चक्कर में हाँ पाठ्यक्रम संतुलित व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने में सहायता करता है एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ठीक है क्योंकि पाठ्यक्रम में करिकुलम में हर तरीके की चीजें इंक्लूड की जाती है करिकुलम इज अ प्रोसेस ऑफ लिविंग ठीक है जो चीजें आप सीख रहे हो पर्टिकुलर करिकुलम में वो आपके कहीं ना कहीं आगे चल के काम आता है गाइड एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ करिकुलम करिकुलम आपको गाइड करता है कि पूरे साल में पूरे प्रोग्राम में करना क्या है सबसे पहली बात आपको पता रहता है कि फर्स्ट ईयर होगा सेकंड ईयर होगा इसके बाद मेरे एग्जाम होंगे
कि ये पेपर हमें पढ़ना है, तो एक गाइड की तरह काम करता है ना करिकुलम पूरा। उसके बाद इंडिविजुअलाइज एज अ फीचर ऑफ करिकुलम, इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो करिकुलम है, मतलब तुम्हारा बीएड का जो करिकुलम है और आगे ग्रेजुएशन बीए इंग्लिश ऑनर्स है उसका करिकुलम है, दोनों में डिफरेंस है। इंडिविजुअलाइज होता है जिस पर्टिकुलर कोर्स के लिए वो करिकुलम बना रहता है उसमें फोकस रहता है, उसी के लिए रहता है। मैं बीएड का करिकुलम उठा के बीए इंग्लिश ऑनर्स के करिकुलम में नहीं लगा सकती, ठीक है ना। तो ऐसा है, इंडिविजुअलाइज होता है, जो भी बनाया जाता है वो उसको फोकस करते हुए बनाया जाता है। सोसाइटी एंड द स्कूल करिकुलम, ठीक है। स्कूल करिकुलम है और सोसाइटी आपस में इंटर रिलेटेड आप कह सकते हो, ठीक है। मैंने बोला ना करिकुलम में जो चीजें वो कहीं ना कहीं सोसाइटी से इन्फ्लुएंस है, जैसे मैंने बोला फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं स्कूल में, वो सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं उनको नहीं पता, वो सिखाया जा रहा है स्कूलों में। करिकुलम रिवीजन कंटीन्यूअस प्रोसेस, संशोधन निरंतर। करिकुलम रिवीजन देखो हर 5 साल पे 7 साल पे ना एक बार करिकुलम को रिव्यू किया जाता है, रिव्यू कमेटी बनाई जाती है। एनसीईआरटी बुक्स के लिए कमेटी बनती है, ठीक है। तो वो रिव्यू करते हैं कि अपनी 5 साल से टेक्स्ट बुक चल रहा है, ये चीजें चल रही है, तो चेंज की जरूरत होती है तो रिव्यू करते हैं, चेंज जरूरत लगती है तो चेंज लाया जाता है। जैसे साइंस के टेक्स्ट बुक से पढ़ाया जाता था 9th में, जब 8 हो गया तो रिव्यू चेंज करना पड़ेगा ना, पर टेक्स्ट बुक से भी एलिमिनेट करनी पड़ेगी, फैक्ट्स को चेंज करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज। तो ये हो गया नेचर ऑफ करिकुलम। प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, प्रिंसिपल भी हिंदी की बुक में 194 पे है, इंग्लिश में मुझे देखा नहीं, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, ठीक है। हिंदी की बुक में 194 पे है, इंग्लिश में तो नहीं मिल रहा है, प्रिंसिपल्स भी नहीं, उसमें सीधा टाइप्स वगैरह में, हिंदी में 156 में इंग्लिश में दे रखा है और हिंदी में है 194। वन 156 में कहा है, इसमें तो रोल ऑफ टीचर और ये सब है। करिकुलम प्लानिंग है ये तो, नहीं प्रिंसिपल का नहीं है। नहीं इसमें अभी तो नहीं दिख रहा, आप समझ लो फिर देखते, इसमें नहीं है, नहीं है। बेसिक ये प्रोसेस है, ये नहीं है। इंग्लिश वालों में अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। हिंदी में 194 पेज पे देख लीजिए, समझा देती हूँ मैं। पहली प्रिंसिपल है जो करिकुलम होता है हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होता है, लिसन क्लास, चाइल्ड सेंटर्ड। करिकुलम हमेशा कैसा होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। इंग्लिश वाले ये हेडिंग लिख सकते हैं, लिख लीजिए, चाइल्ड सेंटर्ड। जो भी करिकुलम बनाया जाता है हमेशा बच्चों को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि लर्निंग आउटकम सबसे ज्यादा से ज्यादा हो, बच्चा सबसे अच्छे से सीख पाए और जितना इजीली एक्टिवली एंगेज होकर सीख पाए वैसा बनाने की कोशिश की जाती है हमेशा करिकुलम को। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी एंड इलास्टिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी एंड इलास्टिसिटी। प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी एंड इलास्टिसिटी, हिंदी में बोलेंगे विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, डाइवर्सिटी, ठीक है। करिकुलम बनाते टाइम जो भी पैनल इसको बना रहा है हमेशा ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान में रख के करिकुलम बनाना चाहिए। इतना भी हाई लेवल का आप बना दोगे, ठीक है, पता चला जो बिलो एवरेज बच्चा है उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डाइवर्सिटी को हमेशा ध्यान में रखिए और फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, ऐसा नहीं होना चाहिए एक बार करिकुलम फिक्स करते हैं तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए चेंज नहीं होगा।
ऐसे नहीं होता। आपने बना दिया करिकुलम, लेकिन करिकुलम बनाने के बाद बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं बच्चों पे, ऐसे डायरेक्ट बनाया ही नहीं जाता। अभी पढ़ोगे तुम करिकुलम कैसे बनाया जाता है, कमिटी बनेगी, छोटे ग्रुप पे टेस्टिंग होगी, फिर बड़े लार्ज स्टूडेंट पे टेस्टिंग होगी। जब फाइनल होता है नहीं कि हाँ सिर्फ एक स्टेट में नहीं, अगर एनसीईआरटी की बुक से ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग ग्रुप पे टेस्टिंग होगी, जो फाइनल पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे तभी वो इंक्लूड होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर भी इलास्टिसिटी का ऑप्शन भी होता है, जो हम लोग ना 5 साल पे 6 साल पे रिव्यू होता रहता है। तो इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कि कुछ चेंज करना है तो वो तुरंत चेंज भी हो जाए। ऐसा नहीं कि बना दिया तो आपको चलाना ही है कैसे भी, ऐसा नहीं होता। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव पावर। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग constructive and creative power. Can anybody explain this point? Third, principle of utilizing constructive and creative power. कंस्ट्रक्टिविटी और क्रिएटिविटी निकल के आए बच्चे की। आपका करिकुलम ऐसा होना चाहिए जहां क्रिएटिव वर्क करने के लिए मोटिवेट करो बच्चों को। यही नहीं कि बुक में जो है वो घिस के आओ वही एग्जाम चल रहा है, ऐसा नहीं। क्रिएटिविटी, कुछ नया करे बच्चा, अपने आप से करे। करिकुलम हमेशा ऐसा हो जो बच्चे की क्रिएटिविटी को मोटिवेट कर रहा हो। नंबर 4 है आपका प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी एक्सपीरियंस। प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी एक्सपीरियंस नंबर 4 बोल दीजिए। टोटलिटी एक्सपीरियंस, टोटलिटी एक्सपीरियंस का क्या मतलब है? अगर थ्योरेटिकली बच्चा पढ़ रहा है, प्रैक्टिकली भी पढ़े, हर चीज का टोटलिटी। अगर बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है तो बच्चा साइंस भी पढ़े, बच्चा इंग्लिश भी पढ़े, बच्चा हिंदी भी, पोएम भी उसकी लिखनी 4 लाइन आती हो, पोएम रिसाइट करना आता हो, अगर मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना आ रहा है, टोटलिटी। ठीक है, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सारी चीजों की नॉलेज होना जरूरी है, और स्कूल लेवल पे तभी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो टोटलिटी एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मतलब एक का करिकुलम तो आपने बहुत अच्छा बनाया, इनोवेटिव, क्रिएटिव, दूसरे का आपने वही ऑर्थोडॉक्स वाला छोड़ दिया, ऐसा नहीं। करिकुलम जब बना रहे हो हर सब्जेक्ट में ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को टोटलिटी एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा रहे। ठीक है, टोटलिटी में। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, जो भी करिकुलम बना रहे हो ना वो यूटिलाइज हो, काम का हो, प्रयोग में लाया जाए। ठीक है, यूटिलिटी। ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसी चीजें भर दी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है करना, और आपने डाल दिया कि नहीं एक्सपेरिमेंट करो, इतनी हाई फाई चीजें लग रही है, महंगी चीजें लग रही है, हमने डाल दिया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, ऐसा करिकुलम हो जो प्रैक्टिकली फॉलो करना पॉसिबल, जो काम आए, और जो पढ़ा रहे हैं वो भी काम आए, जो पढ़ा रहे हैं वो भी प्रैक्टिकली काम आए। ठीक है, जैसे आजकल एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं बहुत ज्यादा बुक्स में। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में इतना पॉल्यूशन है, जब अर्थ ही नहीं बचेगा तो तुम क्या बनोगे और क्या पढ़ के तुम करोगे क्या? इसलिए एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स इतने ज्यादा इंक्लूड कर लिए गए हैं बच्चों की पढ़ाई में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज ना करो, ये सब चीजें सिखाई जा रही है ना, बचपन से पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ाया जा रहा है? अर्थ बचेगा तभी तुम बचोगे, तभी कुछ होगा। ठीक है ना, तो एनवायरनमेंट बहुत खराब हो रहा है, इसको बचाने के लिए प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन मतलब अगर 9th क्लास में साइंस का कोई टॉपिक है, ठीक है, और उसको सॉल्व करने के लिए, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, मतलब स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो उसका कोई न्यूमेरिकल रिलेटेड यहाँ पे है 9th की साइंस में, और मैथ्स में वो चीज बच्चा अभी सीख के ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर साइंस वाले टीचर को पढ़ाने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो कोरिलेशन, कोरिलेशन, ठीक है, जो चीज वहां पे है वो चीज इधर होनी चाहिए, कोरिलेशन करना। पर इसलिए एक चीज तो आपने इसमें डाल दी, एक चीज जाके आप 10th में सिखा रहे हो तो कोई कोरिलेशन है ही नहीं। ठीक है, तो ये गलत है। तो जो भी करिकुलम बनता है उसमें कोरिलेटेड चीजें होनी चाहिए। उसके बाद कैसा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सोसाइटी, नेशन एंड वर्ल्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सोसाइटी, नेशन एंड वर्ल्ड। सोसाइटी की नीड मैंने बताया, एनवायरमेंटल नीड मैंने बताया, इसलिए वो टॉपिक्स इंक्लूड किए जा रहे हैं आजकल।
सोसाइटी, नेशन। नेशन में मैंने बोला लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज रखो, या जो बड़े हमारे फेमस लीडर है उनका जो लाइफ स्केच है वो बताओ चैप्टर्स में, ताकि बच्चे मोटिवेट हो, ठीक है। कितने महान लीडर्स कैसे बने, कैसे उन्होंने मेहनत की, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, बड़े जो हमारे लीडर्स हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, ठीक है। आप मूवी बनाइए, बुक्स में बताइए, ताकि बच्चे मोटिवेट हो कि हम भी आगे चल के देश के लिए कुछ करें, है ना, नेशन के लिए। अभी तो सबसे लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है सोसाइटी के लिए और वर्ल्ड के लिए। एक ग्लोबल सिटीजन अपने आप को जानने के लिए आपको नहीं, और लेटेस्ट क्या चल रहा है वर्ल्ड में वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो करिकुलम में जो भी नई चीजें इंक्लूड हो रही है ना वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी स्टॉप कर सकते हैं, 5 मिनट्स और है। अब आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है, प्रिंसिपल से भी रहते हैं, वी हैव ओनली डिस्कस्ड 5 पॉइंट्स, ठीक है। मेनी पॉइंट्स आर लेफ्ट व्हिच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। अब आज के क्लास समाप्त करने से पहले एनी डाउट फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. Understood the points? Yes, ma'am. Okay. Anybody else, if you are having any doubt, please let me know. Done? Yeah, Done, yes, everyone? ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, thank you for the confirmation. बाकी बच्चे आप लोग बताइए, कोई है डाउट आज की क्लास से रिलेटेड? या आपस में ही डाउट डिस्कस करेंगे, इधर नहीं करेंगे। मैं पूछ रही, इधर कुछ डाउट है तो वो पूछ लो। तुम्हारे व्यूज बताओ। चलो, करिकुलम और कैसा होना चाहिए, 5 पॉइंट्स के अलावा कुछ जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो, चलिए बताइए। इसके अलावा बुक में नहीं देखना, अपने आप बताओ। तुम भी तो पढ़े हो ना स्कूल में, तुम्हें क्या लगता है तुम जब पढ़ते थे तुम्हारे टाइम में क्या चेंज होना चाहिए था, या करिकुलम किस बात को ध्यान में रख के बनाया जाना चाहिए तो तुम्हें लगता था कि नहीं इस चीज का ध्यान नहीं रखा गया? सोचो। करिकुलम डजंट डिसाइड होमवर्क, होमवर्क डिसाइड नहीं करता, वो टीचर डिसाइड करती है। आगे तो अभी भी आ ही रहा है 9-10 पहले 2-2 क्लासेस आती थी। मेरा भाई जब पढ़ता था, मैं जस्ट उसने मेरे से पहले बोर्ड एग्जाम दिया, तो उसने 9th और 10th दोनों आता था पहले बोर्ड एग्जाम में, तुम सोचो। और मैं जब 10th में गई ना तो एक क्लास का हो गया। बट उस टाइम में और अभी भी वो चीज है। लेवल तो देखिए बच्चों, उस टाइम के वो लोगों की नॉलेज देख लीजिए और आज के लोगों की नॉलेज देख लीजिए। टाइम पर सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं होता है। एग्जाम से 10 दिन पहले इतना प्रेशर कर देते हैं बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। एग्जाम से 10 दिन पहले एक्स्ट्रा प्रेशर है। आज मेरा बेटा कह रहा है कि मम्मा मेरा तो डांस का एग्जाम है। मैंने कौन सा एग्जाम होता है? डांस एग्जाम। तो मैं कह रही तो ना तुम्हारी माँ को आता ना तुझे आता, हम दोनों मिलकर क्या डांस, मैंने तुझे वो सिखाऊंगी यूट्यूब से, स्कूल से आने दे, पहले क्लास से आने दो ना ना, पता नहीं करके दिखाना, ग्रेड लगाएंगे तो तुम सिखा पाओ पहले। हाँ वही है उसका करना है। नहीं तो ये बच्चों पे कितना प्रेशर है, मतलब तीन रिटर्न टेस्ट ले रहे हैं साथ में, तो टीचर का आपस में नहीं तो जो उसको इंटरेस्ट है, उसको आर्ट में इंटरेस्ट है, ड्राइंग स्केचिंग बहुत अच्छा करता है, 9 साल का है, पर उसको डांस में तो खास इंटरेस्ट नहीं, सिंगिंग में उसको इंटरेस्ट है, डांस में नहीं। उसके लिए तो बड़े 3 टीचर टेस्ट ऑलरेडी दे रही है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ऊपर से डांस वाला एग्जाम भी है कल। जब टीचर्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करती ना कि एक दिन ले लेंगे, एक दिन में 2 ले लें, सब एक ही दिन लेंगे। टीचर ने बोले दिशेरा बना के लाओ, यहाँ अंदर हो रहा है कहीं जाके। मम्मी बना के दे दी। हां ये होता है ना, मम्मी पापा सीख रहे दोबारा। आर्ट एंड क्राफ्ट फर्स्ट सेकंड बच्चे हैं, बना ही नहीं पाएंगे, इतने बड़े-बड़े होते तो बना ही नहीं पाएंगे। पेरेंट्स बना रहे हैं उनके लिए, बनाए जा रहे हैं। वही बनाते हैं, उनके बड़े भाई भी बनाते हैं। हां भाई-बहन बनाते हैं, पेरेंट्स बनाते हैं। नहीं बता रहे बच्चा को फर्स्ट सेकंड में है, तो भाई बहन तो पेरेंट्स ये नहीं चाहिए, उसी का तो बच्चा खुद से करता है। Online students, you can leave the class. Thank you for joining.